हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपको आज आर्थिक परिदृश्य पूरा कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ। इसमें मैंने आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी ऐड किया है, हैंड रिटन नोट्स भी ऐड किया है, और इसके साथ ही हम लोग वैल्यू एडिशन के साथ साथ जो सारी चीज़ों को हम लोग एकदम कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में करेंगे ताकि इससे बाहर एक भी प्रश्न ना आए। ठीक है, तो सारी चीज़ों को आप अच्छे से देखिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। शुरुआत करते हैं हम लोग आर्थिक परिदृश्य के करंट नोट्स की जो घटना चक्र की आई दृष्टि है। इसमें राजकोषीय घटनाक्रम दिया हुआ है, लेकिन अगर हमें पढ़ना है कोई भी आर्थिक वाला जो पूरी मैगजीन्स होती है तो उससे पहले आपको जानना ये ज़रूरी होता है कि पिछले 5 सालों में जो ट्रेंड रहा है UPPCS का, पिछले 5 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में करंट से सवाल कैसे पूछे गए हैं इकोनॉमिक्स से। तो पहले हम लोग उसको देखते हैं। ये देखिए 2023 का पेपर है UPPCS का प्रीलिम्स का, जिसमें आपको दिया गया है केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है। ठीक है, तो स्टेटमेंट दिया हुआ है 4 स्टेटमेंट में से आपको यहाँ पे राजकोषीय घाटा वगैरह को सबको देखना पड़ेगा कि कितना डेटा है, एकदम एग्जैक्ट सारी चीज़ों को आपको आना चाहिए। कितना जो बजट है उसका पूरा साइज कितना है, जो राजकोषीय घाटा का लक्ष्य रखा गया है वो क्या है, और मतलब ये सारे जो इम्पॉर्टेंट जो प्रोविजंस हैं बजट के उसको स्टेटमेंट वाइज सारी चीज़ों को आपको देखना ज़रूरी हो जाता है। ये 2023 का क्वेश्चन आ गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं 2023 के पेपर्स में ही आप देखो तो ये क्वेश्चन एक और है, केंद्रीय बजट 2023 में कुल परिव्यय में टोटल एक्सपेंडिचर जो हो रहा है, टोटल आउटले में कितना, कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो आप देखे होंगे कि रुपया कहाँ से आता है, रुपया कहाँ जाता है। ठीक है, तो उसमें एक डेटा बनाया रहता है बजट में, उसमें से एनालिसिस में से एक क्वेश्चन यहाँ पे उठा दिया है, यानी डेटा को बहुत अच्छे से देखना है। ठीक है, अब आता है ये आपका 2023 का ही पेपर है। इसमें आप देखो कि केंद्रीय बजट विभाग के अनुसार कौन सी आवंटित राशि नहीं है, यानी कि जो भी बजट में योजनाएं आ रही हैं, जो भी विभागों को मिल रहा है पैसा, या फिर कुछ नई योजनाएं शुरू हो रही होंगी, या फिर किसी मंत्रालय वार जो बजट एलोकेट होता है, मंत्रालय में रक्षा मंत्रालय को कितना मिला, आपको वित्त मंत्रालय को कितना मिला, इन सारे डेटा को भी आपको देखना ज़रूरी हो जाता है। तो ये डेटा आपने देख लिया। इसके बाद आप देखो तो यूपी से क्या पूछा जा रहा है कि यूपी में निम्न में से कौन सी योजनाएं संबंधित है, यानी जो योजनाएं यूपी से संबंधित होंगी, जो खासकर न्यूज़ में रही होंगी या बजट या इकोनॉमिक सर्वे में उसका जिक्र होगा, वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसके बाद आप देखो 2022 का क्वेश्चन कि 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा। हम लोग नीचे बजट में पढ़ेंगे और जो पूरा डेटा है ना सारी चीज़ों को इकोनॉमिक्स से, उसको हम लोग देखेंगे ये वाला। इसके बाद आप देखो तो 2020-21 के बजट में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये उसका एक स्टेटमेंट दूसरे वाले पेज में था, तो उसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद ये देखो कि आप उसका पूरा बजट का साइज है, कितनी नई योजनाएँ शामिल की गई, यानी जो नई योजनाएँ आती हैं उसका साइज़ कितना है बजट में, कितना उसको फंड एलोकेट किया जा रहा है, कितना परसेंटेज एक्सपेंड किया जा रहा है उस पर, ये सारी चीज़ों को हमको देखना पड़ेगा। इसके बाद आप देखो तो ये बजट है 2021-20 का, जिसमें पूछा गया UPPCS का सारे क्वेश्चंस हैं ये कि केंद्रीय बजट 2020-21 में कृषि की आय दोगुनी करने के उद्देश्य के साथ ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया, कथन है, और उसका कारण दिया हुआ है। यानी कि आपको बजट को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा सारी चीज़ों को। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस पे ये सवाल पूछा हुआ है। यहाँ पूछा हुआ है कि भारत ने $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। 2020-21 का क्वेश्चन है ये। इसके बाद आप देखो तो 2021-22 के बजट में पूछा है किस योजना के तहत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई, यानी कि फैक्चुअल डेटा आपको आना चाहिए, कौन सी योजना है और उसका इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या है, वन लाइनर के तौर पे। ठीक है, इसके बाद आप देखो संघीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि एवं ढांचा विकास सेस नाम से एक नया टैक्स प्रस्तावित किया। यानी बजट में जो 2 भाग होते हैं, इसमें एक तो आपको पूरा एक राजस्व वाला जितनी ब्यौरा आय व्यय होगा, उसके बाद आप सरकार कितना टैक्सेशन पे खर्च कर रही है, वो सारी चीज़ों टैक्सेशन पे जो बदलाव कर रही है उस पर एक सवाल बना हुआ है। ठीक है, तो नया सेस, अगर कोई नया टैक्स ऐड होता है, टैक्स स्लैब में चेंज होती है, नया कुछ चीज़ें ऐड होती हैं, तो वो आपको जानना जरूरी होता है। खासकर उसका परसेंटेज पूछा हुआ है। UPPCS का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, 2021-22 का ही क्वेश्चन होगा। सारी चीज़ों को हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5 सालों का मैंने उठाया है इस पर। तो एग्जैक्ट डेटा पूछ रहे हैं, यानी कि हमें परसेंटेज आना चाहिए, कितना परसेंटेज का टैक्स लगा है, यानी कि हमें बहुत ही सूक्ष्म तरीके से सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। अब आता है कि निम्न में से किस देश के साथ भारत का जो व्यापार शेष है वो अधिक गिरा है, यानी कि हमारा जो आपका पूरा बैलेंस सरप्लस होता है ट्रेड में, किस देश के साथ रहा। तो हमें आयात निर्यात और जितना पूरा डेटा है ना उसको हम लोग देखना पड़ेगा। तो हम लोग इन सभी सारी चीज़ों को इसी पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। इसके बाद ये सारी चीज़ें थी। इसके बाद हम लोग आते हैं कि अब हम लोग राजकोषीय घटनाक्रम में कैसे सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करके पढ़ना है, वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। ठीक है,
तो सुभद्रा योजना, पहला इसमें दिया हुआ टॉपिक सुभद्रा योजना इंपॉर्टेंट है। कैसे कि नरेंद्र मोदी द्वारा उड़ीसा सरकार की एक प्रमुख योजना है सुभद्रा योजना। इसका शुभारंभ किया गया कहाँ से? भुवनेश्वर, उड़ीसा से। इंपॉर्टेंट यही फैक्ट बन जाता है कि सुभद्रा योजना की शुरुआत निम्न में से किस सरकार की योजना है? तो ऑप्शन दे देगा तो आपको उड़ीसा सरकार लगाना है। कहाँ से शुरुआत की गई? तो भुवनेश्वर से की गई थी। उद्देश्य क्या है कि महिला केंद्रित सबसे बड़ी योजना है और 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को इसमें शामिल होने की पूरी उम्मीद है। 21 से 60 वर्ष की महिलाएं इसमें एलिजिबल होंगी। 5 वर्षों के दौरान 50,000 रुपये मिलेंगे, यानी हर साल आपको 10,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन उसमें भी आपको ध्यान देना है 10,000 2 किस्तों में मिलेगा। पहला राखी पूर्णिमा पर, रक्षाबंधन पे, दूसरा जो होगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, यानी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यूपी पीसीएस का एक ऐसा ही सवाल बन सकता है सीधे सीधे, ठीक है, तो ये ध्यान देना आपको। अब इस योजना का नाम सुभद्रा क्यों रखा गया है? तो भगवान जगन्नाथ की छोटी बहन है और उड़ीसा की योजना है, तो जगन्नाथ भगवान जो है वो पूजनीय है वहाँ पे। अब आता है, पूरे देश में ऐसे तो पूजनीय है। तो अब आता है केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना हेतु सेंट्रलाइज पेंशन सिस्टम के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। यानी कि अगर आपने कभी सुना होगा कि जो आपके दादाजी हैं या जो लोग रिटायर्ड आपके घर में होते हैं, अगर उनको पेंशन मिलती थी ओपीएस के थ्रू, ओल्ड पेंशन स्कीम्स के थ्रू, तो उनको पेंशन लेने के लिए जहाँ वो नौकरी करते थे वहाँ जाना पड़ता था, या फिर वहाँ जहाँ खाता होती थी वहाँ जाना पड़ता था, शायद वो नज़दीक मतलब दूर होता था। लेकिन अब इससे क्या होगा कि पूरे भारत में किसी भी बैंक से, किसी भी शाखा से आप पेंशन पा सकते हैं। ये मतलब आपकी जो है वो मजबूरी ख़त्म हो जाएगी कि नहीं आपको सेंट्रल बैंक से लेना है या एसबीआई से लेना है, तो एसबीआई से लेना है और जहाँ पे खाता है वहाँ पे, ठीक है, कहीं से भी आप यूज कर सकते हो। अब आता है केंद्रीय बजट 2024-25। लेकिन आपको पता होगा बजट पढ़ने से पहले हमें इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना जरूरी होता है। इकोनॉमिक सर्वे अगर पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ें इजी हो जाएंगी, ठीक है। तो पहले हम लोग बजट से पहले आपको मैं इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा रहा हूँ। इकोनॉमिक सर्वे को हम लोग पढ़ते हैं, बजट को मैं आपको दूसरे डॉक्यूमेंट से पढ़ाऊँगा, उसमें से सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो आर्थिक समीक्षा 2023-24 की बात यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। तो आर्थिक समीक्षा में इम्पोर्टेंट डेटा क्या है, सारी चीज़ें उसमें से इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो आपको ध्यान देना है कि वास्तविक वृद्धि दर जो पूछी गई है 2024 में, फाइनेंस ईयर 2024 में, फाइनेंशियल ईयर, भारतीय अर्थव्यवस्था की जो रियल ग्रोथ रेट है वो 8.2% है, ठीक है। भारत जो है विश्व में शीर्ष प्रेषण करता, यानी टॉप रेमिटेंस रिसिप्टेंट देश रहा है, यानी कि सबसे अधिक विदेशों से जो पैसा आता है ना हमारे देश में आया हुआ। तो डेटा आया है $120 बिलियन, $120 बिलियन, ठीक है। याद रखना, सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं, आपने देखा क्वेश्चंस में कैसे पूछ रहा है। और यूपी पीसीएस ने जो पिछली बार के क्वेश्चंस पूछे थे इसी डेटा में से पूछे थे कि हमारा जो व्यय हो रहा है उसमें से कितना परसेंट पे ये व्यय, इसी डेटा को पूछा था उठा करके, हमने आपको क्वेश्चंस दिखाया था। तो अब इसको हम लोग पढ़ेंगे बजट में। ये इकोनॉमिक सर्वे का भाग नहीं है, यहाँ पे भले दे दिया है, बहुत ही अनऑर्गेनाइज वे में दिया हुआ है ना, इसीलिए मैं आपको ऑर्गेनाइज वे में पढ़ा रहा हूँ। आप मेरे साथ जो है सीधे सीधे जब पढ़ते जाओ सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब आता है कि व्यापार घाटा हमारा कम रहा है। हमारा जो चालू खाता घाटा है वो 0.7% रहा है। हमारी जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो 2023 में 3.6 ट्रिलियन $US हुई है। 3.6 ट्रिलियन $US है, पूरी टोटल इकोनॉमी है। अब आती है हम लोग की टर्म आउट। ये एक ऐसा फाइनेंशियल एक पूरा आपका धारणा है, इसको बोल सकते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग प्रैक्टिस होती है जिसमें जो शॉर्ट टर्म का जो लोन होता है ना उसको हम लोग लॉन्ग टर्म में चेंज कर लेते हैं बिना कोई नए लोन लिए हुए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें टर्म आउट यही कॉन्सेप्ट है, फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट होता है, जो बताया गया है कि जो करंट मूल्य है उस पर जो टोटल जीबीए है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, उसमें कृषि, उद्योग और सेवा सेक्टर की हिस्सेदारी पूछा जा सकता है। तो कृषि की जो हिस्सेदारी है हमारे पूरे टोटल जीबीए में वित्त वर्ष 2024 में तो 17.7%। आपको याद रखना है कृषि की जो पूरी हिस्सेदारी है टोटल जीबीए, ग्रॉस जीबीए में, तो 17.7%। ये इस आपको डेटा याद रखने हैं। उद्योग की कितनी है, 27.6%। और वहीं अगर आप सर्विसेज सेक्टर की देखो तो 54%, 54.7%, 0.7 भी याद रखना, ऑप्शंस बड़ा क्लोज देता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कि भारत का जो भारतीय शेयर बाजार है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन और जीडीपी के रेशियो में विश्व में 5वां सबसे बड़ा बाजार है। यानी हमारा जो शेयर मार्केट है वो विश्व में 5वां सबसे बड़ा बाजार है, मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो। हमने क्या किया हुआ है कि 2047 तक सभी के लिए बीमा हासिल करने के लिए हम लोग सबसे बीमा को बढ़ोतरी दे रहे हैं। और अगले 5 वर्षों में इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है कि बीमा सेक्टर जो होगा भारत का बढ़ते बीमा बाजारों में से एक होगा। इसके बाद हम लोग देखिए भारत में उधार लेने वाले ग्राहकों की संख्या में जो माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र है भारत का,
उस चीनी के बाद दूसरा नंबर पे है। डेटा को याद रखना, IMF द्वारा इन्फ्लेशन रेट को 2024 के लिए 4.6% अनुमानित किया गया है। कितना इन्फ्लेशन रेट होना चाहिए? IMF बताया है कि 4.6 जो है वो परसेंटेज इन्फ्लेशन रेट रहेगा 2024 में। अब आते हैं हम एक्सटर्नल सेक्टर में। तो एक्सटर्नल सेक्टर में बताया गया इकोनॉमिक सर्वे में कि विश्व बैंक का जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसमें हम लोग कितने स्थानों पे हैं। तो आपको ध्यान देना है 139 देशों में हम लोग हैं 38वें स्थान पे, यानी 38 इस स्थान पे हम लोग हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद आपको ध्यान देना है कि अंकटाड की जो FDI निवेश होती है वो घटी है। तो हम लोग FDI के बारे में अलग से एक रिपोर्ट आई है उसको हम लोग पढ़ेंगे, इस वाले डेटा को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। अब आता है टोटल की जो हम लोग बात करते हैं विश्व व्यापार में भारत का रैंकिंग कितना है। तो हम लोग बात करते हैं कि वस्तु निर्यात में 2022 में जो डेटा है अब तक का, उसमें हमारा 18वां रैंक है। वस्तु के आयातों में 9वां रैंक है। सेवाओं का कितना हम लोग निर्यात कर रहे हैं, तो टोटल विश्व का स्थान हमारा 7th है, और सेवाओं का आयात हम लोग 8वें स्थान पर हैं। उस 8वें स्थान पर हमारी रैंकिंग है जो पूरी है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कि जो निर्यात का प्रदर्शन होता है उसमें हमारा जो सेवा सेक्टर है उसका कितना योगदान है, तो 4.2, और वाणिज्यिक सेवाओं में हिस्सेदारी कितनी है, 4.82। टोटल हमारा जो है कितना हम लोग निर्यात करते हैं उसमें किस किस सेक्टर का हिस्सेदारी है, ये बातें यहाँ पे की गई है। अब आती है हम लोग की जो वैश्विक सेवाएं हैं उसके निर्यात में जो 2023 में हमारी जो हिस्सेदारी थी फाइनेंशियल, वो 4.3% हो गई थी। चीन के बाद जो भारत है वो फुटवियर में दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कंट्री है चीन के बाद। अच्छा, भारत जो है वो 2022 में क्या है, विश्व का 6वां सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बन चुका है। वहीं भारत से सर्वाधिक जो निर्यातित वस्तु है वो क्या है, इंजीनियरिंग सामान रहा है। इंजीनियरिंग सामान सबसे अधिक हमारी भारत से निर्यातित वस्तु रही है, ठीक है। तो टोटल पूरे वित्त वर्ष में इसका परसेंटेज कितना रहा है, 25% रहा है, ये ध्यान देना है आपको। विश्व सेवा निर्यात में जो भारत की जो सर्विस एक्सपोर्ट है उसकी हिस्सेदारी 4.3% है, और वैश्विक स्तर पे 7वां स्थान है सेवा निर्यात में। अभी ऊपर आपने डेटा देखा उसी का ये रिपीटेशन है, ठीक है। अब आता है हमारा कि जो बाहरी ऋण है वो हमारा कितना रहा है, तो बाहरी ऋण रहा है हमारा 663 बिलियन US डॉलर रहा है, जो टोटल GDP का लगभग हमारा 18% या 19% या 18.7% रहा है। हमने अगर देखा तो 2021 से 2024 तक हमने 4 नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि मुक्त व्यापार समझौता किए हैं विश्व के साथ। तो जिसमें 4 FTA में से आपको पता होगा मॉरिशस, UAE और ऑस्ट्रेलिया ये लागू हो चुके हैं, और इसके बाद यूरोपियन निःशुल्क व्यापार संघ के साथ हमारा हस्ताक्षर हुआ है, अभी ये लागू नहीं हुआ है, ठीक है। अब मध्यम अवधि के जो परिदृश्य आ रहे हैं भारत की वो बताया जा रहा है कि अनुमान यह है कि जो 2024 तक की भारतीय अर्थव्यवस्था 3.6 ट्रिलियन US डॉलर तक पहुँच जाएगी, ठीक है। प्रति व्यक्ति GDP जो है वो क्या हो रही है, 2023 में 2484 US डॉलर तक हो गई है, जो जीवन सुधार के संकेत दे रही है। अगर हम लोग बात करते हैं जलवायु परिवर्तन की, तो इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है कि भारत जो है वार्षिक प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन वैश्विक तौर पे क्या है, केवल 1/3 है। हालांकि विकासशील देश है, यहाँ विकास हो रहे हैं तो तमाम उत्सर्जन तो होंगे ही, कार्बन उत्सर्जन से लेकर के तमाम जितनी जलवायु परिवर्तन की समस्याएं आएंगी, लेकिन बावजूद इसके जो है हमारा कार्बन उत्सर्जन वैश्विक तौर पर केवल 1/3 है, ठीक है। जो हमारी स्थापित विद्युत क्षमता है उसमें गैर जीवाश्म स्रोत यानी हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सों को अपना रहे हैं, तो वहाँ पे उसकी हिस्सेदारी कितनी हो चुकी है, 45.4% हो चुकी है, ठीक। अभी जो इकोनॉमिक सर्वे में बात की गई है सोशल सेक्टर की, तो उसमें बताया गया है कि लेह में डेमचुक गांव है जो जल जीवन मिशन के तहत 2022 में पहला नल जल कनेक्शन था, और ये कहाँ कितना ऊंचाई पे है, तो 13,800 फीट की ऊंचाई पे स्थित है, ठीक है। भारत की औसत आयु इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, भारत की एवरेज आयु है, ठीक है, एज है, ये इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें फैक्ट पूछा जा सकता है, वो 28.2 है, ठीक है। और हमारा जो टोटल अनुमान है 18% जो आबादी है हमारे पूरे विश्व जनसंख्या की, वो 15 से 24 वर्ष की आयु में है। सबसे अगर बात करें तो गरीबी में सबसे अधिक गिरावट किस जगह देखी गई है, तो आपको ध्यान देना है यूपी में सबसे अधिक गिरावट देखी गई है। हमारे यहाँ 3.43 जो लोग हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकले हैं, ठीक है, बहुआयामी गरीबी से। तो ये आपको डेटा याद रखना है यूपी का, ठीक है। अब आते हैं कृषि और खाद्य प्रबंधन में, तो बताया गया है कि पूरा जो कृषि क्षेत्र है हमारा 42.3% आबादी को आजीविका का सहायता देता है, ठीक है।
और टोटल अगर बात करें वर्तमान कीमत पे, ये चालू कीमत पे है, स्थिर कीमत पे नहीं है, तो 18% उसकी हिस्सेदारी है। लेकिन हमने ऊपर डेटा देखा है क्या है, तो अपनी हिस्सेदारी हम लोगों ने देखी थी 17 दशमलव कुछ था, 17.7 था ये, ठीक है, ये GVA में। अब आता है हम लोग कि मत्स्य उत्पादन। एक डेटा और भी ध्यान देना है आपको, तो एक डेटा यह ध्यान देना है कि भारत चावल, गेहूं, कपास सहित जो फसल के उत्पादन है उसमें विश्व में दूसरा स्थान पे है। यानी हमने चावल, गेहूं और कपास, इसमें हम लोग वर्ल्ड में सेकंड रैंक हैं। दूध, दाल और मसाला, इसमें हम लोग टॉप हैं पूरे विश्व में, बात की जा रही है। और हमारा 17.54 मिलियन टन मत्स्य उत्पादन जो है वैश्विक तौर पे पूरा 8% है, और हम लोग विश्व स्तर पे तीसरा, यानी हम लोग विश्व स्तर पर मत्स्य उत्पादन में थर्ड रैंक हैं, ठीक है। अब आता है उद्योग, लघु और मध्यम दोनों अपरिहार्य हैं। फार्मास्यूटिकल जो मार्केट है वो बाई वॉल्यूम की बात करें तो दुनिया का तीसरा बड़ा बाजार है। दुनिया का दूसरा बड़ा कपड़ा निर्यातक कौन है? भारत, और शीर्ष 5 निर्यातक में भी सही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। सर्विसेज सेक्टर में बात करें तो हमारा टोटल जो अर्थव्यवस्था उसका कुल आकार का लगभग 55% है, 54.7%, ठीक है। तो ये बात ध्यान देना है कि 2024 में जो वैश्विक स्तर है सर्विस डिलीवरी में भारत 5वें स्थान पे, हमने ऊपर डेटा देखा हुआ है, ठीक। कुल टोटल जो सेवा निर्यात है उसका हिस्सा जो है उसमें कंप्यूटर और व्यावसायिक सेवाओं का हिस्सा कितना है? 73%। यानी जितनी हम लोग सर्विस डिलीवरी कर रहे हैं उसमें कंप्यूटर और जो प्रोफेशनल जो सर्विसेज हैं उसकी हम लोग बात करते हैं तो उसमें 73% हम लोग दे रहे हैं। भारत जो है विश्व में तीसरा बड़ा घरेलू विमानन बाजार है। डेटा सब कुछ आपको ध्यान देना है इसमें। टेक स्टार्टअप जो है विश्व वैश्विक स्तर पर क्या है भारत का? वो तीसरा स्थान है। तो ये चीज़ें हमने देख लिया। अब आता है कि चालू कीमतों पर GDP में हिस्सेदारी किसकी है? निवेश की है वो आपका 30%, निर्यात की है आपका 21% और निजी उपभोग की है आपका 60%। स्थिर कीमतों पे हमारी जो GNI है, ग्रॉस नेशनल इनकम, वो कितनी रही है? तो आपको ध्यान देना है 17/12/58, ठीक है। इस तरह से आपको याद रख लेना है। नेट नेशनल इनकम, और आपका ध्यान देना इसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट है नेट नेशनल इनकम से अलावा कि प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, नेट नेशनल आय इनकम, तो आपको ध्यान देना है 1,06,744 रुपये है, ठीक। ये बातें आपको याद रखनी है, सारी चीज़ें मत याद रखो, ये डेटा आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक सवाल आपको हर साल मिल जाता है, आपको पता होगा कि यहाँ से सवाल आते रहते हैं। चावल में सबसे अधिक उत्पादन किसका हुआ है? तो पहले आप जानते थे पश्चिम बंगाल, डेटा चेंज हो चुका है, अब है टॉप पे तेलंगाना। दूसरे नंबर पे भारत है, भारत बोल रहा हूँ सॉरी, यूपी है। यूपी जो है वो आपका अपरिवर्तित रहा है, पहले भी दूसरे स्थान पे था, अभी भी दूसरे स्थान पे है। तीसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल है, क्योंकि ये पहले पे था, अभी तीसरे पे पहुंच चुका है। गेहूं में टॉप पे उत्पादन कौन कर रहा है? तो यूपी है, दूसरे पे MP है और तीसरे नंबर पे पंजाब है। मक्का का टॉप प्रोड्यूसर कौन स्टेट है? वो कर्नाटक है। दूसरा नंबर पर बिहार है, BPSC वाले ध्यान देंगे, बिहार है, ठीक है। तीसरे पे MP है। कुल मोटा अनाज, टोटल जो मोटा अनाज है उसका प्रोडक्शन सबसे अधिक कहाँ पे हो रहा है? तो राजस्थान में होता है, दूसरा कर्नाटक में, तीसरा MP में होता है। अरहर जो तूर दाल होती है, अरहर दाल, उसमें टॉप प्रोड्यूसर स्टेट कर्नाटक है। यूपी हमारा तीसरे स्थान पे आता है। कुल दाल, यानी कि दाल जो उसमें बहुत सारी आती है ना, दालों में कुल दाल जो है उसमें MP टॉप पे है, MP टॉप पर है। दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा राजस्थान है। चना में देखें तो सबसे टॉप पे MP है। कुल खाद्यान्न में, टोटल जितना खाद्यान्न हो रहा है, तो खाद्यान्न में सबसे टॉप पे स्टेट कौन है? वह है यूपी। याद रखना इस डेटा को, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक सवाल हर साल आते हैं आपको। तो यूपी सबसे टॉप पे है, MP सेकंड पे है, पंजाब थर्ड पे है। मूंगफली में पूछा जाता है, अक्सर जो चीज़ें पूछी जाती हैं मूंगफली को लेकर के, तो मूंगफली में गुजरात जो है वो टॉप पर है, राजस्थान दूसरा है, मध्य प्रदेश तीसरा है। रैपसीड और सरसों में राजस्थान पहला है, दूसरा यूपी है। सोयाबीन में MP आप जानते ही होंगे, सोयाबीन स्टेट। सूर्यमुखी में सबसे टॉप पे प्रोड्यूशन है वो कर्नाटक है, दूसरा हरियाणा है, तीसरा जो है आपका उड़ीसा है। कुल तिलहन, जितना तिलहन हो रहा है उसमें राजस्थान टॉप पे आ रहा है। गन्ना का उत्पादन में आप देखो तो यूपी है ही। कपास में देखो तो आप महाराष्ट्र मत लगा देना, कपास में गुजरात टॉप पर है, सेकंड पे महाराष्ट्र है, तीसरा पे तेलंगाना है। जूट और मेस्ता में आप ध्यान दो, जूट और मेस्ता में बिहार सेकंड पे है, वेस्ट बंगाल टॉप पर है, असम थर्ड पे है। तो ये डेटा जो है आपको याद रखनी है। ये आपका अपडेटेड जो है ये डेटा आर्थिक सर्वेक्षण का है, तो यही ऑथेंटिक डेटा है, ठीक है। अगर आप देखो तो प्रति व्यक्ति जो निवल उपलब्धता है, वो नेट जो अवेलेबिलिटी है, उसमें कुल खाद्यान्न में हमारा जो है वो ध्यान देना है 568 ग्राम प्रतिदिन हमारे पास उपलब्ध होता है प्रति व्यक्ति को, ठीक है। आयात की दृष्टि से अगर देखें तो 5 जो शीर्ष देश हैं आयात की दृष्टि से,
तो सबसे अधिक जो है आयात हम लोग चाइना से करते हैं, सेकंड रसिया से, थर्ड यूएसए से, फोर्थ यूएई से, पाँचवा सऊदी अरब से। निर्यात की दृष्टि से अगर हम देखें सबसे अधिक हिस्सेदारी हमारी जो है वो यूएसए की तरफ है, सेकंड यूएई की तरफ है और थर्ड जो है नीदरलैंड की तरफ है। मानव विकास संकेतक की बात करें तो जन्म के समय जो जीवन प्रत्याशा है उसमें टॉप पर रैंक पे केरल आता है। कुल देखें तो अगर आप बात करें तो टोटल 75 वर्ष की जो है। सबसे फिसड्डी राज्य, सबसे लोवेस्ट यूपी है जिसमें टोटल 66 वर्ष ही टोटल है वो आयु है एवरेज, पुरुषों 65 वर्ष और महिलाएं 66 वर्ष। शिशु मृत्यु दर में अगर बात करें तो न्यूनतम किस में है, तो न्यूनतम है मिजोरम में, और शिशु मृत्यु दर में अगर अधिकतम बात करें तो वह है वो आपका एमपी है। ये डेटा 2011 की जनगणना के अनुसार नहीं है, अगर 2011 की जनगणना के अनुसार होगा तो ये डेटा बदल जाएगा। ये डेटा है 2020 में और ये इकोनॉमिक सर्वे बताया गया है। जन्म दर की बात अगर हम लोग करते हैं तो जन्म दर में अगर बात करें तो शीर्ष राज्य कौन सा है, बिहार है, सेकंड कौन स्टेट है वो यूपी है, ठीक है, अंतिम स्थान गोवा है। सर्वाधिक मृत्यु दर की बात करें प्रति हज़ार पे तो छत्तीसगढ़ है। सबसे न्यूनतम मृत्यु कहाँ पे हो रही है, तो दिल्ली एनसीटी में हो रही है, यानी कि दिल्ली में हो रही है। टोटल फर्टिलिटी रेट की बात हम लोग करते हैं। यूपीपीसीएस में एक बार सवाल पूछा हुआ टोटल फर्टिलिटी रेट पे, और इस साल भी यूपीएससी में टोटल टीएफआर पे सवाल आया हुआ था, ठीक है। तो कुल प्रजनन दर वर्ष जो इकोनॉमिक सर्वे में डेटा दिया हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ें जो मैंने हाईलाइट किया हूँ आप इसको इग्नोर मत करिएगा, वरना क्वेश्चंस गलत होंगे, फिर आप तो कन्फ्यूजन में हो जाओगे, फिर आप दोस्त लोगों के साथ पढ़ लिया होता। यहाँ से सवाल बने हुए हैं और बनते हैं, तो एक बार में याद नहीं होगा, कम से कम 2-3 बार आप जो है हाईलाइटेड पीडीएफ को पढ़ लेना या वीडियो को ही देख लेना, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो सर्वाधिक जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो बिहार है, उसमें यूपी जो है आपका सेकंड पे है, थर्ड पे एमपी है। न्यूनतम की अगर बात करते हैं तो न्यूनतम जो है वेस्ट बंगाल है या तमिलनाडु है, दोनों का 1.8। तो टोटल फर्टिलिटी रेट में यूपी की बात करें तो 2.7 है, ये भी आपको ध्यान देना है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे देखा है। अब मैं आपको जो है विजन आईएएस की मैगज़ीन से इसमें आपको यूनियन बजट का बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो इसमें से हम लोग कुछ चीज़ों को करेंगे, ठीक है। आप बिल्कुल घबराना मत, इंग्लिश में है लेकिन आपको सारी चीज़ें मैं हिंदी में बताने जा रहा हूँ, समझा दूंगा सारी चीज़ों को। इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए हुए जहाँ से सवाल डायरेक्ट बन जाते हैं। तो बजट क्या है, बजट क्या है इसकी बात कर रहा है। तो संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार जो बजट है उसको सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में हम लोग जानते हैं। संविधान में जो है बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। होता क्या है कि एक जो बजट होता है एक फाइनेंशियल ईयर में, एक वित्तीय वर्ष में सरकार की जो भी अनुमानित जो है रिसिप्टेंट होते हैं, यानी अनुमानित जो प्राप्तियां होती हैं, कितना प्राप्त हो रहा है और सरकार कहाँ व्यय कर रही है, एक्सपेंडिचर कर रही है, उसकी बात यहाँ पे हम लोग करते हैं। जो वित्त मंत्रालय है उसका आर्थिक कार्य विभाग जो होता है, आर्थिक कार्य विभाग वो जो होता है इसी के लिए नोडल निकाय होता है वो जो बजट को तैयार करता है, ठीक है। हालांकि अगर बात करें तो इस साल अंतरिम बजट भी पेश हुआ था। एक अल्पकालीन वित्तीय उपाय होता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान होता है अल्पकालीन, जिसके जरिए चुनाव अगर जब तक होते हैं तब तक सरकारी खर्चों के लिए धनराशि का हम लोग प्रावधान करते हैं, ठीक है। संसद जो होती है वो बजट के माध्यम से लेखानुदान, वोट ऑन अकाउंट पारित करती है। लेखानुदान होता क्या है, सरकार को जो सरकार को वेतन और जो जैसे और भी हो रहे व्यय होते हैं जैसे कि सरकारी खर्चा हो गया, अन्य चीज़ों, उसको संसदीय मंजूरी देने का एक अनुमति देता है। ध्यान देना है, सवाल यहाँ बन सकता है, अंतरिम बजट के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, ये सवाल बन सकता है, ठीक है। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ बजट। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रेवेन्यू बजट की बात कर रहे हैं। तो सरकार की जो कर और गैर कर राजस्व प्राप्तियाँ होती हैं उसमें हम लोग रेवेन्यू राजस्व बजट में शामिल करते हैं। दूसरा कैपिटल बजट होता है जिसमें कि सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां, यानी कितनी पूंजीगत प्राप्तियां हो रही हैं और कितना पूंजीगत जो है वो भुगतान या व्यय कर रही है सरकार, ठीक है। तो ये हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं 2 भागों में बजट का। लेकिन अगर बात करते हैं हम लोग बजट के 2 भागों की तो इसमें एक भाग आता है आपका भाग ए, पार्ट ए बोलते हैं इसको, मैक्रो इकोनॉमिक पार्ट, यानी कि व्यापक स्तर पे समष्टि अर्थशास्त्र का हिस्सा जो होता है इसमें सरकार क्या करती है, अलग अलग योजनाओं और प्राथमिकताओं की घोषणा करती है ताकि जो है जो विभिन्न वर्ग हैं, समाज के अन्य वर्ग हैं, उनको क्या है लाभ हो सके। उनके लिए अलग अलग सेक्टर के लिए फंड भी, निधि भी यही सरकार इसी भाग में बनाती है। दूसरा भाग होता है वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल, जिसमें होता क्या है कि आयकर से संबंधित संशोधन अगर कोई होगा या फिर कोई इनडायरेक्ट टैक्स में कोई टैक्सेशन का प्रस्ताव आएगा, जैसे
सवाल पूछा ना कि सेस जो है वो बनाया सरकार ने, यूपीपीसीएस का मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया तो वो वाला इसी पार्ट में आता है, डील्स विथ फाइनेंस बिल में, दूसरे वाले भाग में जो बजट होता है। ठीक, अब आता है कि बजट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं, तो आप जानते ही होंगे। भाग जो 112 है उसके तहत हम लोग वार्षिक वित्तीय विवरण जो होता है पेश होता है, जो बजट के वित्त मंत्री के जो बजट भाषण में दस्तावेज संसद में पेश किए जाते हैं वो है। अनुदान की मांगें जो होती हैं आर्टिकल 113 में होती हैं, और वित्त विधेयक जो होता है वो वित्त विधेयक आर्टिकल 110 के तहत पेश किया जाता है। ठीक, इसके बाद अगर आप बात देखो तो फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट मैंडेट अंडर द FRBM एक्ट, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के अनुसार हम लोग इसमें दो बातें और भी ऐड करते हैं। एक बात ऐड करते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, दूसरा हम लोग बात करते हैं मध्यम अवधि की जो राजकोषीय नीति है उसके साथ साथ राजकोषीय रणनीति की रणनीति का विवरण हम लोग देते हैं, क्या हमारी स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ध्यान से पढ़ना, ये सारी चीज़ें उसमें नहीं दी गई हैं भाई, उसमें बहुत ही कम दिया गया है जो आय दृष्टि है। अब आता है कि इसमें अन्य व्याख्यात्मक डॉक्यूमेंट भी पेश होते हैं, जैसे कि बजट क्या, इतना व्यय कितना हो रहा है, हमारी कितनी प्राप्तियां हो रही हैं, टोटल हमारा जो व्यय हो रहा है उसका प्रोफाइल क्या है, यानी किस किस चीज़ को कितना दिया गया व्यय, इसी से सवाल पूछा जा रहा है यूपीपीसीएस में। ठीक है, बजट के एक नज़र में, बजट एट ए ग्लांस। इसके बाद हम लोग इसकी प्रमुख विशेषताएं वगैरह सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे पेश करते हैं जो संसद में आता है। सवाल यहाँ पे यूपीपीसीएस ने पूछा हुआ है, अगर जो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए होंगे इकोनॉमिक्स का यूपीपीसीएस का तो आप देखे होंगे, यूपीएससी भी इसे पूछा हुआ है कि बजट की प्रक्रिया क्या होती। उसमें सवाल कई बार स्टेटमेंट दे देगा और उसको देगा कि आप उसको जो है क्रम से आप उसको अरेंज करो। तो पहला प्रोसेस होता है कि बजट की प्रस्तुति होती है, दूसरा ये होता है कि सदन के दोनों सदनों में बजट पे क्या होता है, सामान्य चर्चा होती है। ठीक, तीसरा होता है कि जो अस्थायी समितियां होती हैं उसके द्वारा अलग अलग जो मंत्रालय होते हैं उसके द्वारा अनुदान की मांगों की जांच करते हैं। चौथा जो होता है वो क्या होता है, अनुदान जो मांग होती हैं उसमें लोकसभा पे जो एकदम डिटेल में डिस्कशन होता है और मतदान भी होता है। ठीक है, पांचवा क्या होता है, विनियोग और वित्त विधेयक पारित किया जाता है। इस तरह से हमारा बजट पारित होता है। ठीक है, तो ये क्रम को आपको ध्यान देना है, ये सारी चीज़ें उस वाले पूरे डॉक्यूमेंट में मिसिंग है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे कराया मैंने। हिस्ट्री ऑफ बजट आप लोग सब पढ़े होंगे, इसको इग्नोर करता हूँ मैं। ठीक है, ये डेटा मैं आपको दिखाना था, यहाँ से सवाल बन रहे हैं। ठीक, तो जो आप ध्यान दिए होंगे, आपको बताया मैंने कि प्राप्तियाँ और एक्सपेंडिचर। तो प्राप्तियाँ में क्या होता है, एक रेवेन्यू है, दूसरा कैपिटल है, यहाँ से सवाल बन रहे हैं। थोड़ा सा और मैं इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, ये इस डेटा को आपको याद रखना है। ठीक, तो पहले आप जान लो कि रेवेन्यू जो प्राप्तियाँ हो रही है उसमें रेवेन्यू है, राजस्व प्राप्तियाँ, दूसरा है कैपिटल यानी पूंजीगत प्राप्तियाँ। ठीक, तो जो रेवेन्यू होता है वो सरकार की वह प्राप्ति होती है जिसमें सरकार के ऊपर किसी प्रकार की कोई देयता का जन्म ना हो, यानी लाइबिलिटी क्रिएट ना हो, या ही सरकार की संपत्ति में किसी प्रकार की कोई कमी आए, ये होता है रेवेन्यू। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी प्राप्तियाँ होती हैं, तो कोई टैक्स से मान लो प्राप्ति हो रही है, कर से, ये कर मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों। ठीक है, सरकार मान लो किसी से जुर्माना वसूल रही हो। तीसरा जो है, जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां PSU हैं उससे लाभांश मिल रहा हो। चौथा जो है, कोई सरकार ने ऋण दिया हो, वहाँ से क्या मिल रहा हो, ब्याज की प्राप्ति हो रही हो। किराया पट्टे से जो आय होती है उसको बात यहाँ पे होती है। जल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति, परिवहन की सुविधाओं पर सेवा शुल्क जो होता है, ये सारी चीज़ें हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट होते हैं, यानी सरकार को राजस्व आय होता है। अब आता है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है वो चीज़ को ध्यान दो। तो किसी भी प्रारूप में लिया गया ऋण हो, कर्ज किसी प्रारूप में, पूंजीगत प्राप्तियां होती क्या हैं, तो ऐसी प्राप्तियां जो सरकार के ऊपर किसी न किसी प्रकार की देयता को जन्म देती हैं, लायबिलिटी क्रिएट करती हैं, सरकार की संपत्ति में कमी भी लाती हैं, ये होती हैं कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, तो अब किसी भी प्रारूप में अगर मान लो ऋण लिया गया हो तो हमारा कहाँ पे आएगा, तो कैपिटल रिसिप्ट में आएगा। सवाल पूछा जाता है, आपको ध्यान देना, सरकारी कंपनियों में जो विनिवेश होता है, डिसइन्वेस्टमेंट होता है, उसके जरिए हम लोग शेयरों की जो बिक्री होती है उसकी कमाई होती है, वो भी आपका कैपिटल रिसिप्ट में आएगा। सरकारी कंपनियों के निजीकरण से, सरकारी कंपनी के निजीकरण से जो प्राप्तियां होती हैं वो भी आपका कैपिटल रिसिप्ट होता है। तीसरा, कोई ऋण दिया जाता है, कर्ज, तो उसमें मूलधन की जो वापसी होती है, मूलधन, कोई कर्ज दिया गया तो मूलधन की जो वापसी होगी वो भी क्या होगी, कैपिटल रिसिप्ट में आएगी। अगर मान लो कोई भूमि है, भवन है या कोई संपत्ति है, उसको बेच दिया जाए,
ठीक, सरकार की, तो उससे जो आय होगा वो भी आपका कैपिटल रिसिप्ट में आएगा। तो ये चीज़ें हमने देख लिया। तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, तो हमको ध्यान देना है आपको इसमें कि 31-29-200 यानी एक डेटा है, आपको ये एक्चुअल डेटा है, इसमें आपको ध्यान दो। और बजट एस्टिमेट आपने इसमें देखा ही 2024-25 कैपिटल रिसिप्ट कितना है। इसी तरह से एक्सपेंडिचर होता है, तो एक्सपेंडिचर में भी आपको ध्यान देना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सरकार कहाँ इसको एक्सपेंड कर रही है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो ऐसे व्यय होते हैं जिस पे किसी प्रकार का संपत्ति का निर्माण नहीं होगा। ध्यान देना, किसी प्रकार की संपत्ति का निर्माण होना, राइटिंग को आप लोग इग्नोर करना, संपत्ति का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। ये किस लिए होते हैं, तो किस मूलतः उपभोग के लिए खर्च किए जाते हैं, उपभोग के लिए। जैसे कि राज्यों को दिया गया ग्रांट, अनुदान जो होता है, अनुदान, उससे किसी प्रकार का आय जो है वो नहीं होता, संपत्ति क्रिएट नहीं होती। तो ये हो गया आपका ग्रांट। दूसरा हो गया सरकार, जो सरकारी ऋण लिया गया है, कर्जा लिया गया है, उस पर ब्याज का भुगतान भी तो करेंगे ना, इंटरेस्ट पेमेंट, वो हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। दूसरा होता है डिफेंस एक्सपेंडिचर, ये यूपी पीसीएस का पूछा हुआ सवाल है, डिफेंस एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ध्यान देना आपको, बहुत ही ज़रूरी है, यूपी पीसीएस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। डिफेंस एक्सपेंडिचर होता है, ये भी रेवेन्यू रिसिप्ट में आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है, ठीक है। इसके द्वारा अगर सरकार कोई कल्याणकारी योजनाएं ला रही हैं तो वो भी आपका रेवेन्यू जो है वो एक्सपेंडिचर में आएगा। सरकार द्वारा कोई अगर परिदान दिया जा रहा है वो भी आएगा। सरकारी कर्मचारियों को वेतन और पेंशन जो देती है सरकार, वो भी रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। कानून व्यवस्था या लोक प्रशासन में जो खर्च होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो एक्सपेंडिचर होता है, वो भी क्या होता है, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, सारी चीज़ें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हो जाती हैं। अब जैसे मान लो, और कोई मान लो संपत्ति निर्मित है और उसमें कोई रख रखाव में खर्च आ रहा, मान लो कोई डैम बनाया गया है और डैम बना करके वहाँ पे उसको रख रखाव किया जा रहा है, तो वो भी खर्च जो होगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में होगा। अगर कोई नेचुरल क्लाइमेटी आती है, प्राकृतिक आपदा आता है, तो वहाँ भी जो खर्च होता है वो आपका होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देख ली। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ होता है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की जब हम लोग बात करते हैं तो वैसे व्यय होते हैं जो सरकार को किसी प्रकार की संपत्ति का निर्माण करते हैं, किसी प्रकार की संपत्ति का निर्माण करेंगे, ठीक है, सरकार के ऐसे व्यय। तो ऐसे मान लो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, जैसे सड़क बन रहा हो, बांध बन रहा हो, पुल बन रहा हो, पावर प्लांट बन रहा हो, एयरपोर्ट बन रहा हो, बंदरगाह बन रहा हो, सारी चीज़ें जो होंगी वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगी। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, ये सारी चीज़ें। औद्योगिकरण के लिए और मशीनों की खरीद पे अगर व्यय होता है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, तो ये भी आपका हो गया। इसके साथ ही अगर देखें तो सरकार द्वारा किसी अन्य राज्य या अन्य निकाय को जो ऋण दिया जाता है वो अभी आपका जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ही आपको ध्यान देना होता है कि मान लो कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर किस में है, अभी बात आ रही है, तो ये भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में होगा। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे व्यय होते हैं जिनको आप चाहो तो दोनों में राजस्व और पूंजीगत दोनों होते हैं व्यय। जैसे कि रक्षा क्षेत्र में मान लो युद्धपोत लिया गया हो, लड़ाकू विमान लिया गया हो, ये तो इसकी खरीदारी में जो व्यय होता है वो क्या होता है, पूंजीगत व्यय होता है। लेकिन जो रखरखाव में खर्च होता है वो क्या होता है, राजस्व व्यय होता है। यहाँ मैंने आपको बताया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आपने इसको देख लिया। अब आता है कि इसमें बात क्या है कि ट्रेंड इन डिफिसिट, तो जो भी डिफिसिट होते हैं ना, यहाँ इसकी बात की जा रही है कि फिस्कल डिफिसिट, रेवेन्यू डिफिसिट, प्राइमरी डिफिसिट एंड इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट। तो आपने पिछले साल के क्वेश्चंस में जब मैं आपको दिखा रहा था वहाँ पे देखा होगा कि फिजिकल डिफिसिट जो है राजकोषीय घाटा का डेटा पूछा हुआ है सीधे सीधे। तो डेटा जो है आपको याद रखना है, तो वो चीज़ हम लोग समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा सवाल डीप में भी आ सकता है। तो चीज़ों को हम लोग क्या करना है कि फिजिकल डेफिसिट होता क्या है, राजकोषीय घाटा। तो आप देखो राजकोषीय घाटा जो क्या होता है कि सरकार की जो कुल प्राप्तियाँ हो रही हैं, कुल प्राप्तियाँ, टोटल जितना हमारा प्राप्ति हो रहा है और टोटल हमारा जितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसके बीच का जो अंतर है वो है आपका राजकोषीय घाटा, ठीक है। लेकिन इसकी जब गणना होती है ना, तो ध्यान देना, इसमें ऋण को जो है वो प्राप्ति के भाग में नहीं गिनते। जो कर्ज ले रहे हैं उसको हम लोग प्राप्ति के भाग में नहीं गिनते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, हम लोग देखते हैं इसमें कि जो फिजिकल डेफिसिट इस बार का कितना एस्टिमेट किया गया है बजट में, तो बजट में एस्टिमेट किया गया है 4.9, 4.9, ठीक है, 4.9। तो ये चीज़ें हो गई। अब आता है कि राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट की जब बात हम लोग करते हैं, तो जब सरकार की जो राजस्व प्राप्ति होती है, राजस्व की कितनी प्राप्ति हुई, जो बताया ना आपको, राजस्व प्राप्ति, राजस्व व्यय, तो राजस्व की जो प्राप्ति, रेवेन्यू रिसिप्ट, ये देखो आप रेवेन्यू रिसिप्ट
और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये इसके बीच का जो अंतर होगा वो आपका रेवेन्यू डेफिसिट होगा। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट यह दिखाता है कि हमारे देश में जो व्यय हो रहा है वो तो अधिक है ही, लेकिन खासकर जो टैक्स का जो अनुपालन है, कर का अनुपालन होता है, कर अधिक तरीके से वसूला नहीं जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, तो राजकोषीय सुदृढ़ीकरण का स्वर्णिम नियम ये बताता है कि राजस्व घाटे को शून्य किया जाना चाहिए और ऋण जो होता है वो केवल पूंजी निर्माण के लिए ले जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर राजस्व घाटा हो रहा है तो हमारा कहीं ना कहीं टैक्स जो है वो सही तरीके से कलेक्ट हो नहीं पा रहा है, कर अनुपालन में कमी आ रही है कहीं ना कहीं। तो इस बार का बताया गया 1.8। प्राइमरी डेफिसिट हमेशा जो है आपको दिक्कत करता है। तो जो प्राथमिक घाटा होता है उसकी गणना जो होती है, जो सरकार की राजकोषीय घाटा जितना हुआ है, जो फिजिकल डेफिसिट जितना हो रहा है उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट को हटा दें, माइनस कर दें, तो ये हमारा प्राइमरी डेफिसिट होगा। ठीक है, तो अभी वर्तमान में क्या बताया गया है, 1.4 एस्टिमेट किया गया है। अब आता है प्रभावी रेवेन्यू डेफिसिट, प्रभावी राजस्व घाटा। ठीक है, इस प्रभावी राजस्व घाटा की जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको एफआरबीएम एक्ट 2003 में संशोधन करके 2011-12 में इसको लागू किया गया। किसको लागू किया गया, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को। संस्तुति किसने की थी, तो 13वें वित्त आयोग ने की थी। ठीक है, अब बात होती है कि ये समझो इस ध्यान को कि केंद्र द्वारा राज्यों को क्या होता है, जो अनुदान दिया जाता है, ग्रांट जाता है, वो क्या होता है, केंद्र का राजस्व व्यय। मैंने ऊपर ही आपको पढ़ाया, जो राजस्व व्यय और आपका राजस्व व्यय में मैंने बताया कि जो केंद्र सरकार राज्यों को क्या करती है, ग्रांट देती है, अनुदान देती है, वो तो राजस्व व्यय होता है। लेकिन अब ये राज्यों की क्या होती है, राजस्व की प्राप्ति हो जाती है। सरकार का के लिए क्या होगा, राजस्व व्यय, लेकिन राज्यों के लिए क्या हो गई, राजस्व की प्राप्ति हो गई। अब ये होता क्या है कि ये केंद्र के राजस्व घाटे में तो योगदान देगी ना, राजस्व घाटा बढ़ा इससे। ठीक, लेकिन इसी अनुदान का जो है बड़ा हिस्सा जो स्टेट गवर्नमेंट जिसको मिलेगा वो उसको क्या करती है, पूंजी निर्माण पे खर्च करती है, कैपिटल जो एक्सपेंडिचर होता है उसमें खर्च करती है। तो जब केंद्र के राजस्व घाटे से राज्यों को जो इस अनुदान का हिस्सा घटा देते हैं, तो वो जो पूंजी निर्माण के लिए खर्च हुआ हो, तो वो क्या होता है, इफेक्टिव राजस्व घाटा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट वही होता है। ठीक है, तो इस बार का बात यहाँ पे क्या की गई है, 0.6 की बात की गई है, 0.6। ठीक है, तो ये हमने देख लिया ट्रेंड्स। अब आती है कि हमारे बजट में 4 मुख्यतः फोकस किए गए हैं। तो अन्नदाता, 4 मुख्य वर्गों पे फोकस किया गया है। अन्नदाता पे फोकस किया गया है, गरीब की फोकस किया गया है, युवा पे और महिलाओं पे। बजट की थीम क्या है, रोजगार है, कौशल विकास है, एमएसएमई है और मध्यम वर्ग है। ठीक, 9 प्रायोरिटीज हमारे बजट में सेट की गई हैं, 9 प्राथमिकताएं हैं। तो हम लोग 9 प्राथमिकताओं को देखते हैं। 9 प्राथमिकताओं में जो आपका पहला प्राथमिकता है वो कृषि में उत्पादकता और लोचशीलता, लचीलापन। दूसरा है रोजगार व कौशल। तीसरा है समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। चौथा है विनिर्माण और सेवाएं। 5वां है शहरी विकास। 6वां है एनर्जी सिक्योरिटी यानी ऊर्जा सुरक्षा। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अवसंरचना की बात की जा रही है। नवाचार, अनुसंधान और विकास की बात करते हैं और अगली पीढ़ी के लिए हम लोग क्या सुधार कर रहे हैं, इसकी बातें यहाँ पे 9 प्रायोरिटीज हमारे बजट में, विकसित भारत के बजट में की गई है। अब हम लोग आते हैं कि कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लोचशीलता पे जो बात की जा रही है, तो इसको हम लोग समझेंगे किससे, जो बजट का डेटा दिया गया है आय दृष्टि में, वहाँ से। इसको आपने देख लिया। तो बजट की प्राथमिकता हम लोगों ने आपको 9 प्राथमिकता बताई दी है। अब आता है कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर इस्टेब्लिश किए जाएंगे, जैव आदान संसाधन केंद्र बनाए जाएंगे 10,000। ठीक है, इसके साथ ही झींगा फूड स्टॉक्स हेतु न्यूक्लियस ब्रीडिंग केंद्रों का स्थापन करने के लिए हम लोग फाइनेंस करेंगे। यहाँ पे बस इतना ही डेटा दिया गया है। लेकिन जो है, अब मैं आपको बता रहा हूँ विज़न के डॉक्यूमेंट से आप देखो तो कुछ चीज़ें यहाँ पे एक्स्ट्रा दी गई हैं। इसको आप देखो, यहाँ पे एक्स्ट्रा दी गई हैं और सवाल यहाँ पे बन सकते हैं। तो कृषि अनुसंधान की ओर बात यहाँ पे कर रहा है, तो उत्पादकता को बढ़ाने के लिए और जलवायु अनुकूल जो है वो किस्मों को विकसित करने के लिए ध्यान केंद्रित के लिए कृषि अनुसंधान की व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। नई किस्मों को जारी किया जाएगा। किसानों द्वारा खेती के लिए 32 जो हैं वो क्षेत्रीय और बागवानी फसलों की जो 100 नई उपज वाली जलवायु परिवर्तन अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी। कितनी, 109। ठीक है, इस डेटा को आप देखो, वहाँ पे बहुत कम दिया गया है भाई, वहाँ से चीज़ें आप सवाल नहीं लगा पाओगे। ठीक है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, भले इंग्लिश में है, सारी चीज़ें मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, तो उसको आप ध्यान देते जाओ।
नेचुरल फार्मिंग की बात की जा रही है, 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती में हम लोग शामिल करेंगे, ठीक है, 2 वर्षों के दौरान। और 10,000 जो है वो बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बनाए जाएंगे। अब आप सोचो कि जो आपको आय दृष्टि में दिया गया है वो बिल्कुल इनसफिशिएंट है, इनसफिशिएंट है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं और वो सिर्फ एक डेटा उठाकर रख दिया है, आप समझ नहीं पाओगे कि वो किस चीज़ के लिए है, ठीक है। दलहन और तिलहन के लिए, सरसों के लिए, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी की तिलहनों के लिए आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। सब्जी उत्पादन और सप्लाई चेन के लिए बात हम लोग क्या कर रहे हैं, तो आप ये समझो सब्जी उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पे क्लस्टर्स विकसित किए जाएंगे, ठीक है। एफपीओ को, जो एफपीओ हैं, साथ साथ अगर आप देखो तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, कोऑपरेटिव सहकारिता और स्टार्टअप्स को यहाँ पे क्या किया जाएगा, बढ़ावा देगी सरकार। कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने आपको बताया ही कि 3 वर्षों में किसानों और उसकी भूमि की कवरेज के लिए ध्यान देना है कि कृषि में डीपीआई का जो क्रियान्वयन है उसको सरकार प्राथमिकता देगी। इसी का इस्तेमाल करके खरीफ के सीजन में 400 जिलों में खरीफ के लिए डिजिटल फसल सर्वेक्षण होगा। मैंने आपको पढ़ाया डेटा पहले भी ये। 6 करोड़ किसानों और उसकी ज़मीन का जो है किसान और जो लैंड रजिस्ट्री में लाया जाएगा। और किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो 5 राज्यों में जन समर्थ बेस्ड किए जाएंगे। झींगा उत्पादन निर्यात, वो सीधा वहीं पे झींगा के लिए बताया गया है सिर्फ। तो झींगा में न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर और एक नेटवर्क के लिए फाइनेंस किया जाएगा, नाबार्ड के माध्यम से फाइनेंस होगा, ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। और राष्ट्रीय जो है वो सहयोग नीति वो लाई जाएगी किस चीज़ के लिए, सहकारी क्षेत्र के लिए, सहकारी क्षेत्र का सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध विकास के लिए, ठीक है। तो ये डेटा आपने देख लिया। अब आते हैं हम लोग प्राथमिकता दूसरी जो है वो एम्प्लॉयमेंट और स्केलिंग की बात की जा रही है। तो रोजगार से जुड़े जो प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं उसमें आप देखो योजना ए बता रहा है जो कि सभी औपचारिक जो क्षेत्र होंगे, ऑल फॉर्मल सेक्टर, उसमें जो उसका हिस्सा बनने वाले सभी नए व्यक्तियों को क्या होगा, 1 महीने का पारिश्रमिक होगा। किसका, 1 महीने का, ठीक है, 1 मंथ वेज दिया जाएगा। पात्रता की सीमा क्या होगी, अप टू 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये होगा, ठीक। ये चीज़ें हैं, बाकी चीज़ों को छोड़ दो आप। अब आता है दूसरा, विनिर्माण और योजना सेक्टर में रोजगार सृजन की बात कर रहा है। तो पहली बार जो विनिर्माण सेक्टर में फर्स्ट टर्म एम्प्लॉय आ रहा है उसके लिए योजना लाई गई है। और तीसरा जो है सपोर्ट टू एम्प्लॉय, यानी 2 साल तक जो नियुक्ताएं होंगी वो सरकार सभी नए कर्मचारियों को प्रतिमाह ईपीएफओ में जो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ओर से अपनी ओर से अंशदान करेगी, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब आता है, इस बाकी चीज़ों को इग्नोर कर दो, बाकी इंपॉर्टेंट है। कौशल विकास, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, ये देखो। तो कौशल विकास में बताया गया है कि यह राज्य सरकारों और उद्योग के सेक्टर से जो है वो क्या करेगी कि कौशल विकास के लिए नई केंद्र प्रायोजित योजना लाई जाएगी 4th स्कीम्स में। 5 साल की अवधि के दौरान 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान किया जाएगा। हब एंड स्कोप मॉडल से ITI को जो है वो इसको एक संस्थान के रूप में, प्रशिक्षण संस्थानों के रूप में अपग्रेड करेंगे। 5वीं योजना जो है वो 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को 500 शीर्ष जो टॉप कंपनी है उसमें इंटर्नशिप बात की गई है। 5,000 रुपये मासिक भत्ता और 6,000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी। 12 महीने की इंटर्नशिप होगी, ठीक है। ये चीज़ें अभी इंटर्नशिप का ये फॉर्म आ चुका है PM इंटर्नशिप का, चाहो तो आप लोग भर भी सकते हो, ठीक है। अब आता है कि प्राथमिकता तीसरा, प्रायोरिटी जो तीसरी बात कर रहा है वो चीज़ें हैं। तो लोन वगैरह को छोड़ दो यार, लोन नहीं पूछेगा। तो प्राथमिकता पे हम लोग बात करते हैं समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय की यहाँ पे बात की जा रही है। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डेटा है पूर्वोदय, विकास भी, विरासत भी, ये चीज़ को ध्यान देना है। संसाधनों से भरपूर जो है वो कौन सा, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इसमें इन राज्यों की सर्वांगीण विकास के लिए ये एक योजना बनाई गई है। इसका उद्देश्य क्या है कि आर्थिक अवसर को विकसित करके, पैदा करके विकसित भारत का लक्ष्य ला पाना है। अमृतसर, कोलकाता, गलियारा विकसित किया जाएगा और गया में जो है वो एक इंडस्ट्रियल नोड बनाया जाएगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल नोड कहाँ पे बनेगा, गया में बनेगा, गया जिला बिहार में है। अमृतसर और कोलकाता, गलियारा को विकसित किया जाएगा। आंध्र प्रदेश जो पुनर्गठन अधिनियम है उसमें जो है 15,000 करोड़ रुपये दिया गया है। पोलावरम सिंचाई प्रोजेक्ट जो है, पोलावरम, उसको वहाँ पे पूरा किया जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही अगर आप ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि
प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनेंगे। महिलाओं के नेतृत्व में विकास के लिए जो है योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए जो है वो अधिक आवंटित किए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, इसके तहत 63,000 जो गांव हैं उसको कवर करते हुए उनकी सोशियो इकोनॉमिक स्थिति में सुधार करने के लिए 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, पूछा जा सकता है कि किस बैंक की जो है वो शाखा हुई, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं कहाँ पे खोली जाएंगी, तो पूर्वोत्तर राज्यों में खोली जाएंगी। ठीक है। अब आता है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग और सेवाएं, विनिर्माण और सेवाएं। तो एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कर रही है, तो विनिर्माण सेक्टर के बढ़ाने एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना या थर्ड पार्टी के बिना ही जो है वो एक शॉर्ट टर्म लोन लेने के लिए क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की जाएगी। ठीक है। आर्थिक संकट के दौरान जो है उनको मदद दी जाएगी। मुद्रा ऋण जो है वो तरुण श्रेणी के तहत जो होता है, मुद्रा लोन में तरुण श्रेणी एक आता है, उसमें जो लोन मिलता था 10 लाख रुपए उसको बढ़ा करके 20 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, बाकी कुछ उसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब आप ध्यान देना, इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं। इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल मिनरल की बात की जा रही है, इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल मिनरल। तो देखो, हाँ, क्रिटिकल मिनरल मिशन आप देखो यहाँ पे ये सेट किया जाएगा किस चीज़ के लिए, तो आपको ध्यान देना है कि तो क्रिटिकल मिनरल्स के देश में ही उत्पादन, रिसाइकलिंग और विदेशों में इन खनिजों के जो खदान है उसकी प्राप्ति के लिए यहाँ पे बात की जा रही है। उसके लिए एक्सप्लोरेशन होगा और क्रिटिकल मिनरल मिशन को इस्टेब्लिश किया गया है। क्रिटिकल मिनरल मिशन इस्टेब्लिश इसी के लिए किया गया है। और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके सारी चीज़ों को अपने प्रोग्राम में पढ़ाया है कि सभी चीज़ों में, जैसे कि ई कॉमर्स में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में इनके उपयोग को बढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो बाकी चीज़ें इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट नहीं है जो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हों। हम आते हैं हम लोग अर्बन डेवलपमेंट में। तो अर्बन डेवलपमेंट में भी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें शहरी आवास को आप देखना, अर्बन हाउसिंग को, पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके 1 करोड़ शहरी गरीबों के और मध्यम वर्गीय आवासों को पूरा किया जाएगा, ज़रूरतों को। स्ट्रीट मार्केट की बात करते हैं तो पीएम स्वनिधि सवाल पूछा हुआ है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में। तो पीएम स्वनिधि की जो सफलता उसको देखते हुए स्ट्रीट मार्केट को विकसित करने की बात की गई है। सरकार द्वारा 5 वर्षों में, अगले 5 वर्षों में, ध्यान देना, 100 जो है साप्ताहिक हाटों और स्ट्रीट फूडों के केंद्र के लिए सहायता के लिए योजना बनाई जाएगी। सरकार अभी योजना लॉन्च करेगी, तो बहुत जल्दी जो है ये सब चीज़ें भी आने वाली हैं। तो जब आएगा तो देखा जाएगा, लेकिन अभी जो है ये इसको ध्यान देना है। एनर्जी सिक्योरिटी की बात हम लोग करते हैं तो एनर्जी ट्रांजिशन आप जानते ही होंगे। एनर्जी ट्रांजिशन जैसे कि आप जिस तरह से हम लोग नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे बात की गई है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। आपको पता ही होगा 1 करोड़ परिवारों को हर माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली में इनेबल करने के लिए रूफ टॉप सोलर पैनल इस्टेब्लिश करने की जो है वो यहाँ पे योजना शुरू की गई है। पंप स्टोरेज पॉलिसी जो है वो लाई गई है। तो पंप स्टोरेज पॉलिसी है, ये आपको ध्यान देना है। ये क्या है, तो आपको ध्यान देना है विद्युत भंडारण में, ठीक, और समग्र ऊर्जा उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती हिस्सेदारी के साथ साथ जो विद्युत उत्पादन प्रणाली है, ठीक है, उसके एकीकरण से इन सारी जो पंप स्टोरेज पॉलिसी को लाया गया है। ठीक है। तो उसका, क्योंकि आप जानते होंगे रिन्यूएबल जो एनर्जी होता है वो उसका हमेशा तो उत्पादन होता नहीं है और आपूर्ति भी निरंतर होती नहीं है, तो स्टोरेज करके हम लोग जो है इसको जो है आगे के इस्तेमाल के लिए रख सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद हम इसमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग आते हैं तो सरकार द्वारा, ये ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है, यहाँ से सवाल प्रीलिम्स में यूपीपीसीएस पूछ सकता है। ठीक है। वो चीज़ें आपको वहाँ पे घटना चक्र की दृष्टि में नहीं दी गई हैं और आप गलत कर दोगे, नहीं आएगा तो। ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने आपको बताया, तो जीडीपी का 3.4% होगा। सीधे सीधे बजट में ये लिखा गया है। तो आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि केंद्र सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना इन्वेस्टमेंट अपना पूंजीगत व्यय कर रही है, तो 3.4% टोटल जीडीपी का। ठीक है। राज्य सरकारों को इंफ्रास्ट्रक्चर में लोन पे सवाल यूपी से पिछले साल पूछा हुआ है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को जो है ब्याज मुक्त, ध्यान देना, लॉन्ग टर्म लोन है, दीर्घकालीन लोन दे रही है, ब्याज मुक्त दे रही है। कितना, 1.5 लाख करोड़ रुपया आवंटित की गई है। ठीक है। अब आता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है।
ये 2500 ग्रामीण बस्तियों को हर मौसम में कनेक्टिविटी देने के लिए इसके चौथा चरण शुरू होगा, ठीक है। और कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक और अन्य परियोजनाओं के लिए बिहार में बाढ़ जो आई हुई है उसके लिए 11,500 करोड़ रुपए के लिए वित्तीय सहायता की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। सरकार जो है वो आसाम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम को भी लैंडस्लाइड और बाढ़ के लिए सहायता देगी। साथ साथ पर्यटन में इम्पॉर्टेंट बात है, पर्यटन में बिहार में जो है विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर, महाबोधि कॉरिडोर मंदिर और जो राजगीर है उसका बिहार में एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, जैसे कि बनारस में बनाया गया काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, ठीक है। नालंदा को एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की बात कर रही है और उड़ीसा के इस मंदिरों स्मारकों को भी जो है यह सहायता देने की बात की गई है। नवाचार और अनुसंधान विकास की बात हम लोग करते हैं तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डेटा है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड की बात यहाँ पे की गई है। किस लिए? तो रिसर्च अनुसंधान के लिए और उसके प्रोटोटाइप के विकास के लिए यहाँ पे चीज़ें बनेंगी। निजी सेक्टर द्वारा संचालित जो अनुसंधान होगा वाणिज्यिक स्तर पे रिसर्च डेवलपमेंट को और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फाइनेंस यहाँ पे करने की बात की गई है। अंतरिक्ष आधारित अर्थव्यवस्था की जो बात हम लोग करते हैं, अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष आधारित जो अर्थव्यवस्था है उसका आकार 5 गुना तक करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड यहाँ पे बनाया गया है। अब अगली पीढ़ी के सुधार के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तो आर्थिक नीति फ्रेमवर्क को हम लोग बात कर रहे हैं, ये सुधारों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। राज्य सरकारों द्वारा भूमि संबंधी सुधार भी किए जा रहे हैं, भूमि प्रशासन हो गया, योजना प्रबंधन हो गया, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। सभी के लिए विशिष्ट जो है भूमि पार्सल पहचान संख्या यूलिप या भू आधार हर जो लैंड है, ज़मीन है, भूमियों के लिए किया जा रहा है। भू राजस्व का नक्शा का डिजिटलीकरण किया जा रहा है, ठीक है। भू पंजीकरण सुनिश्चित किया जा रहा है और उसको जो किसानों की भूमि से यूलिप को लिंक कर रहे हैं। तो ये इस तरह की चीज़ों से हम लोग आगे की बात कर रहे हैं। इस तरह से शहरी भूमि की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, श्रम की है, पूंजी की है, इसमें से कुछ ऐसा डेटा नहीं है जो कि बात की। यहाँ पे एक डेटा है एनपीएस वात्सल्य, जो मैंने आपको पढ़ाया है। एनपीएस वात्सल्य आप घटना चक्र पढ़े होंगे ई दृष्टि की पिछले क्लासेस, तो एनपीएस वात्सल्य को मैंने पढ़ाया था बहुत अच्छे तरीके से। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सरकार क्या कर रही है, तो जन विश्वास बिल 2.0 लाएगी, ठीक है। डेटा स्टैटिस्टिक्स के लिए डिजिटल इंडिया मिशन जो है वो उसका मदद लिया जा रहा है, एनपीएस का एक सॉल्यूशंस भी दिया जा रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग भाग 2, जो आपका भाग 2 है बजट का भाग 2, जिसमें कि टैक्सेशन की बात हम लोग करते हैं। तो सीमा शुल्क जिसमें घटाया गया है और जिसमें बढ़ाया गया है, सवाल यहाँ से नहीं बनेगा, इतना डिटेल में नहीं आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देखो, डायरेक्ट टैक्सेस में क्या बात की जा रही है, ठीक। ये दूसरे वाले भाग को आप इस वाले मैगजीन के पार्ट से देखो, घटना चक्र के आई दृष्टि से। तो यहाँ पे आप देखो, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताया ही है। कर प्रस्ताव में बताया गया कि करों का सरलीकरण होगा, आयकर अधिनियम 1961 की समीक्षा होगी, चैरिटीज़ और जो टीडीएस है उसका सरलीकरण होगा। टीडीएस जानते हैं आप क्या होता है? टीडीएस होता क्या है? वह टैक्स होता है जब कंपनी किसी व्यक्ति को भुगतान किए गए पेमेंट जो कहते हैं उस पर अगर एक निश्चित सीमा से भुगतान अधिक हो रहा है तो वहाँ पर वो टीडीएस कलेक्ट होता है, ठीक है। टीडीएस, तो ये टीडीएस का सरलीकरण होगा। मुकदमेबाजी और अपील में सुधार किया जाएगा, कर और के बेश में वृद्धि की जाएगी, ठीक है। कर के संरचना की व्यापक समीक्षा होगी, ठीक है। ये चीज़ें हैं। कस्टम ड्यूटी में परिवर्तन किया गया, वही चीज़ें मैंने आपको जो बताया। इसमें किफ़ायती दवाएँ जो होती हैं, कैंसर की 3 दवाएँ थी, इस पर सीमा शुल्क हटाया गया। मोबाइल उद्योग में भी जो है वो कस्टम ड्यूटी 15% किया गया है। घरेलू मूल्य संवर्धन में किया गया है। समुद्री निर्यातों की प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करने के लिए घटाया गया है कस्टम ड्यूटी। ऊर्जा सोर्स में बदलाव के लिए भी जो है यहाँ पे पूंजीगत वस्तुओं पर कुछ छूट दी गई है। और महत्वपूर्ण जो खनिज हैं उनको सीमा शुल्क से छूट दे दी गई है, पूर्णतः छूट दी गई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अब आता है प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव की हम लोग बात करते हैं। टैक्स कॉम्प्लायंस अनुपालन को उसका बोझ कम करने के लिए, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए, नागरिकों को टैक्स राहत देने के लिए प्रस्ताव यहाँ पे किया गया है, ठीक है। पूंजीगत लाभ को तर्कसंगत कराने के लिए बात यहाँ पे की जा रही है कि जो वित्तीय परिसंपत्तियाँ हैं उसमें जो शॉर्ट टर्म के जो भी गेन होंगे उस पर 20% का सरकार टैक्स लगाएगी शॉर्ट टर्म पे, ठीक है। और सभी गैर वित्तीय परिसंपत्तियों पे लॉन्ग टर्म पे 12.5% का टैक्स लगेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। निवेशकों के जो सभी वर्ग हैं उसके लिए एंजल टैक्स समाप्त कर दिया गया है। जो एंजल टैक्स लगता था वो पूरा सभी निवेशकों के लिए, सभी वर्गों के लिए ख़त्म कर दिया गया है। तो पूछेगा कि निम्न में से कौन सा कर खत्म कर दिया गया है, तो एंजल टैक्स खत्म कर दिया गया है, ठीक है। अब आता है कॉर्पोरेट टैक्स। यूपी पीसीएस ने ये सवाल पूछा हुआ था। यूपी पीसीएस ने
आपको मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाया कॉर्पोरेट टैक्स की रेट, तो कॉर्पोरेट टैक्स की टैक्स जो है विदेशी कंपनियों पे 35% हो गया है, 40% से घटाकर 35% कर दिया गया है। प्रमुख योजनाओं के लिए मनरेगा का आवंटन जो है देखें तो आपका 86,000 करोड़ रुपया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है मनरेगा वाला। रिसर्च और विकास के लिए 1200 करोड़ रुपये है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना आप ध्यान लो। इसके बाद हम लोग आते हैं मुख्य बातें जो इसमें दी गई हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। ये डेटा तो मैंने आपको पढ़ाई दिया, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू, इफेक्टिव और प्राइमरी, ये सारी चीज़ें हमने उसको पढ़ाई दी हैं, ठीक है। अब आता है प्रमुख तत्व, ये आयकर की श्रेणी। तो नई कर प्रणाली के तहत जो आयकर स्लैब बनाए गए हैं उसमें आप ध्यान दो, जो कर की दर है वो 3 लाख रुपए तक का अगर आय है, जो आयकर स्लैब है तो उसमें 0 टैक्स लगेगा। 3 से जो है आपका 3 लाख रुपए जो है उससे अधिक और 6 लाख तक का 5% है, 6 से 9 तक का 10% है, 9 से 12 तक का यहाँ पे देखो वर्तमान आय स्लैब जो है प्रस्तावित ये देखो 3 से 7 लाख रुपए तक का 5% है, 7 से 10 लाख रुपए का 10%, 10 से 12 का 15%, ये सारी चीज़ें हैं। 15 लाख से अधिक आपका है तो 30% का टैक्स आपको देना पड़ता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब आता है कि नई कर प्रणाली में जो पारिवारिक पेंशन है उस पर जो कटौती होती है उसको 25,000 रुपये कटौती, मैंने 15,000 से 10,000 बढ़ा के 25,000 कर दिया गया है, ठीक है। प्रत्यक्ष कर से विवाद से विश्वास योजना शुरू की गई है, किस लिए? कर संबंधी जो भी विवाद है उसको ख़त्म करने के लिए। अब आता है प्रमुख योजनाओं के लिए जो आवंटन है, सबसे अधिक आवंटन किस में किया गया है, सवाल यहाँ पूछ सकता है। सबसे अधिक आवंटन, तो सबसे अधिक आवंटन जो किया गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में, आपको ध्यान देना है, इसमें 2,05,250 करोड़ रुपए किए गए हैं, जो इसमें डेटा दिया गया सबसे अधिक आवंटन। उसके बाद अगर देखें तो 84,000 जो है 671 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आवास यानी शहरी और ग्रामीण सबके लिए मिला करके, ठीक है। उसके पहले जो है 86,000 करोड़ रुपए किसके लिए? मनरेगा के लिए भी है, ठीक है, ये भी ध्यान देना आप लोग, ठीक। अब आते हैं हम लोग समग्र शिक्षा की बात करते हैं। समग्र शिक्षा के लिए आपको जो 37,000 करोड़ रुपए दिया गया, 37,500। स्वच्छ भारत मिशन के लिए जो इंपॉर्टेंट योजना है उसको ध्यान देना है आपको, 12,192 करोड़ रुपए दिया गया है। टोटल सब्सिडी जो है हम लोग दे रहे हैं बजट में, उसमें आप देखो टोटल सब्सिडी, तो ये आप देखो 42,84,22 ये डेटा को याद हो, ऐसे याद रखना फैक्ट को, ठीक, बस। अब आता है मंत्रालय, सबसे अधिक मंत्रालय में सबसे अधिक आवंटन किसको हुआ है? तो आपको ध्यान देना, मंत्रालय में सबसे अधिक आवंटन अगर किसी को हुआ है तो वो है आपका रक्षा मंत्रालय। इस तरह से हम लोगों ने पूरा जो बजट था इसमें का देख लिया। अब ये इम्पॉर्टेंट है, सवाल आपसे पूछा गया था यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि बजट में जो प्राप्ति हो रही है ना 2024-25 में, उसमें प्राप्ति किस किस क्षेत्र से हो रही है? तो मैंने बताया ना कि प्राप्ति कहाँ से हो रही है, तो निगम, इसमें सबसे अधिक प्राप्ति इसमें कहाँ से हो रही है आप देखो तो हम लोग उधार और अन्य देयताएं जो हैं, उधार अन्य लाइबिलिटीज़ है वो, उससे हम लोग क्या ले रहे हैं, 27% की प्राप्ति हो रही है। उसके बाद 19% की प्राप्ति हमारी आयकर से हो रही है, 18% हम लोग GST से प्राप्त करते हैं। 1 रुपया में से मान लो 1 रुपया, उसमें से 18% पैसा, 18 पैसा हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं? GST से प्राप्त करते हैं। निगम टैक्स से हम लोग 17% प्राप्त करते हैं टोटल, ठीक है। इसके बाद हम लोग प्राप्त करते हैं जो अन्य टैक्स है उससे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 4%, सीमा शुल्क से हम 5%, ठीक है। ऋण संबंधी प्राप्तियां जो होती हैं वो 1% होती हैं। तो ये हमारा प्राप्ति का सोर्स हो गया, इसको लिख लेना, जो बड़े वाले हैं, खासकर जो है हमारा उधार देयताएं, निगम, आयकर, वस्तु सेवा, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद, ये सब चीज़ें ध्यान देना है। लेकिन हम खर्च कहाँ कर रहे हैं? तो सबसे अधिक हम खर्च किस पे करते हैं? तो करों, और सबसे पहले क्या था हम लोग ब्याज अदायगी करते थे इसके पहले वाले जो डेटा था, लेकिन इस बार डेटा चेंज हो गया है। इस बार डेटा है कि 21% हम लोग जो कर और शुल्क है उसमें राज्यों के हिस्सा को जो है हम लोग व्यय कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या व्यय कर रहे हैं? तो इसके बाद हम लोग व्यय कर रहे हैं आपका ब्याज अदायगी, यानी जितना हम लोग कर्ज लिए हैं, कर्जों का जो है ब्याज, इंटरेस्ट पेमेंट में, ठीक है। इसके बाद जो है वो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं, इसमें केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, इसमें रक्षा और आर्थिक सहायता पे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको शामिल नहीं किया जाता है। आपको मैंने नोट कराया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर याद करना, इसीलिए मैंने उसको पढ़ाया पूरा अच्छे से उस डिटेल में, उस वाले डेटा को, ताकि जो है सभी चीज़ें आपको कवर हो जाएँ, उसमें से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो केंद्रीय सेक्टर की जो योजनाएँ हैं उसमें से 16%। अब आता है उसके बाद सबसे अधिक व्यय हम लोग कहाँ कर रहे हैं? तो अन्य व्यय है। उसके बाद हम लोग व्यय करते हैं 8% सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसमें राज्यों का भी कुछ पैसा लगता है, तो वो है। इसके बाद रक्षा में भी हम लोग 8% दे रहे हैं, ठीक। अन्य व्यय में देखें आर्थिक सहायता भी हम लोग कर रहे हैं,
वित्त आयोग और अन्य जो ट्रांसफर्स कर रहे हैं उसमें 9% हम लोग दे रहे हैं, पेंशन में 4% दे रहे हैं। तो ये सारे डेटा आपको याद रखने हैं और इसी से सवाल यूपीपीसीएस ने एक बार पूछा हुआ था, सवाल यहाँ से बन सकता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। अब आता है हम लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लिया, बजट पढ़ लिया। अब हम लोग जो है नेक्स्ट चीज़ों पे चलते हैं जो अन्य डेटाज हैं, जैसे कि पीएम स्वनिधि और दीनदयाल अंत्योदय शहरी राष्ट्रीय योजना आजीविका मिशन के तहत बेस्ट प्रदर्शन करने वाले जो राज्य हैं उनको या उन लोगों को जो है यहाँ पे सम्मानित किया गया है। तो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया पीएम स्वनिधि यूपीपीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 2020 में प्रारंभ हुआ था 1 जून को। स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि जो है पीएम स्वनिधि एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, केंद्रीय क्षेत्र की सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। ये उद्देश्य क्या है कि जो शहरी स्ट्रीट है वेंडर है उनको बिना किसी जमानत के 80,000 रुपये तक का एक उन्हें कार्यशील पूंजी ऋण यानी कि कर्ज देना है। अब आते हैं हम लोग, इसका जो डेटा दिया गया है कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जो राज्य हैं उनमें बात की जा रही है। तो बड़े राज्यों में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन एमपी का रहा है, सेकंड नंबर पे आंध्रा, थर्ड पे आपका पंजाब। लेकिन उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु विशेष पुरस्कार किसको मिला है? तो महाराष्ट्र को, सेकंड नंबर पे यूपी को। ये डेटा ही आपको याद रखने हैं। सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले जो ऋणदान संस्थान है, यानी जो कर्ज दे रहा है संस्थान, उसका सबसे बेस्ट प्रदर्शन कौन कौन कर रहा है? तो कैनरा बैंक जो है टॉप पे है, दूसरा आर्यावर्त बैंक है। अच्छा, बात कर रही है कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य जो है नवाचार और सर्वोत्तम प्रैक्टिसेस में सबसे अधिक कौन पाया? तो एमपी टॉप पे गया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अर्बन लोकल बॉडीज, शहरी स्थानीय निकाय जो है वो कौन से हैं, तो आपको यहीं पे स्टार मार्क कर लेना है। एक क्वेश्चन यूपीपीसीएस का बन सकता है, बनना रहेगा। तो मेगा और मिलियन सिटीज़ में आपका यूपी का जो नगर निगम है वाराणसी, वो टॉप पे रहा है, ठीक है, तो ध्यान देना आपको। टोटल स्टेट की बात करते हैं हम लोग, तो इस पाक पुरस्कार में सबसे टोटल स्टेट में बड़े राज्यों में केरल टॉप पे, सेकंड रैंक उत्तर प्रदेश का रहा है, ठीक है, बस इतना ही आपको ध्यान देना है। आयुष पे सर्वेक्षण, तो नेशनल सैंपल सर्वे का जो 79वां दौर था उसके द्वारा आयुष पे एक पहला विशेष अखिल भारतीय सर्वेक्षण लॉन्च किया गया। अंडमान निकोबार और कुछ दुर्गम गांवों को छोड़ दिया गया है, ठीक है। तो बात यहाँ पे करते हैं कि लिंग के आधार पे जो जागरूकता है व्यक्तियों का परसेंटेज कितना है। तो जागरूक परसेंटेज जो ग्रामीण क्षेत्र में अगर देखें तो आपका 94% पुरुष हैं, वही मतलब टोटल व्यक्ति 94% है, शहरों में 96% हैं। अरुणाचल प्रदेश में जो है वो अभी जो है 77% जो है वो जागरूकता है इस चीज़ को लेकर के, ठीक। अब बात ध्यान देना है आपको यहाँ पे कि बीमारियों के इलाज हेतु आयुष का उपयोग करने वाली आबादी का बेस्ट परसेंटेज कहाँ पे, सबसे अधिक परसेंटेज कहाँ पे है? तो वो आपका हिमाचल प्रदेश है और सबसे कम गोवा में है। यानी कि जो आयुष का इस्तेमाल करते हैं बीमारियों को इलाज के लिए, सबसे अधिक परसेंटेज कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में है, सबसे कम गोवा में है। राष्ट्रीय आय की यहाँ पर बात की जा रही है। NSO द्वारा डेटा जारी किया गया है GDP का अनुमान। इसमें बताया गया है कि 2023-24 का जो रियल GDP है उसका ग्रोथ रेट 8.2% है, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। अब हम लोग इसमें डेटा कुछ और देखते हैं, जैसे कि प्राइमरी सेक्टर पे जो स्थिर कीमतों पे जो हमारा परिवर्तन जो रहा है पूरा परसेंटेज, उसमें आप लोग ध्यान देना है। ये आपका पूरा जो है वृद्धि दर है, ठीक है, आर्थिक गतिविधियों का। तो द्वितीय सेक्टर का जो आर्थिक वृद्धि है वो आपको ध्यान देना 9.7 रहा है। ये स्थिर कीमतों बता रहे हैं, चालू कीमतों पर नहीं। और स्थिर कीमतों पे जो प्राइमरी सेक्टर उसका 2.1 रहा है, सेवा सेक्टर का 7.6 रहा है, और बेस कीमतों पे ध्यान देना, अगर आप टोटल जीवी तो 7.2 है और इसका चालू कीमतों पे 8.5 है। अब आता है उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना। तो भारत सरकार द्वारा नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में इंडस्ट्रीज और उसके एम्प्लॉयमेंट के सृजन के लिए सेंट्रल सेक्टर की योजना के रूप में एक उन्नति योजना, नई औद्योगिक विकास योजना उन्नति तैयार की गई है। इंपॉर्टेंट है उन्नति। उद्देश्य क्या है इसका? कि लाभकारी रोजगार उत्पन्न करना, जिससे क्या हो, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाए, ठीक। तो इसी को उन्नति को यानी उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम 2024 को मंजूरी दी गई है। उन्नति को इम्पोर्टेंट है। तो कौन सा मंत्रालय इसके जो संचालित कर रहा है? तो उद्योग, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय जो है इसके सहयोग से क्रियान्वयन किया जा रहा है। इससे 83,000 डायरेक्टली रोजगार यहाँ पे उत्पन्न होंगे। WEID निधि है, WTO और अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार केंद्र है उसके द्वारा $50 मिलियन की जो डिजिटल अर्थव्यवस्था में महिला निर्यातक निधि है उसको लॉन्च किया गया है। शुरुआत कहाँ से हुई है? तो UAE के आबू धाबी में शुरू की गई है। उद्देश्य क्या है? महिला उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और डिजिटलीकरण के माध्यम से व्यवसाय बढ़ाने में मदद करना।
ठीक है, ये बातें यूएई द्वारा $5 मिलियन यहाँ पे दी गई थी। यह कोष करेगा क्या? तो जो विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ हैं, विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ और कम विकसित देश में जो महिलाएं हैं, महिला उद्यमी हैं, उनको डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाने में और वो जो उनका उद्यम है उसको ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाने में मदद करेगा। भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% FDI की अनुमति की बात यहाँ पे की जा रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में जो अंतरिक्ष सेक्टर है उसमें FDI में की नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके लिए उपग्रहों की स्थापना और प्रचालन में केवल सरकारी अनुमोदन के जरिए ही FDI की अनुमति होगा। मतलब सरकारी नीति क्या है? सरकारी मार्ग, उसको दिल्ली रूट बोलते हैं सरकारी मार्ग को, और एक होता है जो आपका डायरेक्ट रूट, उसको मुंबई रूट भी बोलते हैं, ऑटोमेटिक रूट हो, ठीक है, वहाँ पे सरकार की जो है अनुमति नहीं लेनी पड़ती। तो अंतरिक्ष सेक्टर में अगर यहाँ बताया गया है कि जो उपग्रह होगा, अगर कोई सेटेलाइट की स्थापना करना है, उसका प्रचालन करना है, तो सरकारी अनुमोदन ही चाहिए, ठीक है, ये बातें हैं। जो ऑटोमेटिक रूट है उसके तहत 74% तक जो है ऑफ FDI की बात कर रही है, यानी किस चीज़ में? तो अलग अलग चीज़ें, जैसे कि उपग्रह का निर्माण करना हो, सेटेलाइट डेटा का उत्पादन करना हो, ठीक है, इन सारी चीज़ों के लिए जो है वो गवर्नमेंट रूट को फॉलो करना पड़ेगा। गवर्नमेंट रूट के तहत 49% तक FDI की अनुमति किस में दी गई है? तो अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने, रिसीव करने के लिए स्पोर्ट या प्रक्षेपण यानों का निर्माण करना वगैरह सारी चीज़ें इसमें आती हैं। और 100% FDI किस में किया गया है? यही इंपॉर्टेंट है। स्वचालित मार्ग के तहत 100% FDI, तो उपग्रहों के लिए, ग्राउंड सेगमेंट के लिए और जो अन्य कंपोनेंट है और प्रणालियाँ हैं उसमें उनके निर्माण के लिए अगर कोई कंपनी बन रही है तो उसमें आप लोग जो 100% ऑटोमेटिक रूट से जो है वो FDI हो सकता है, ठीक है। तो ये बातें हैं। अब हम लोग आते हैं यूपी बजट 2024-25 पे। बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूपी बजट से सवाल एक ना एक क्वेश्चंस जरूर रहेगा यहाँ से। इसमें इम्पॉर्टेंट बातें ही हम लोग को कवर करनी है। तो हमारे बजट का जो टोटल साइज है, सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान देना है 736,437, बस ये डेटा याद रख लो ऐसे, 736,437 ऐसे याद रखो। ये हमारा टोटल करोड़ रुपए का बजट है, ठीक है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि टोटल कितने रुपए की नई योजनाएं शामिल की गई हैं। सवाल तो यूपी पीसीएस ने पूछा था ना, आपको मैंने दिखाया था कि यूपी पीसीएस ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इतने करोड़ रुपए के बजट की घोषणा स्टेटमेंट दिया था। तो ये डेटा याद रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 24,863 करोड़ रुपए की ये नई योजनाएं शामिल की गई हैं बजट में, ठीक है। कितनी बजट शामिल की गई हैं? तो 24,863 करोड़ रुपए की। अगर आप इसमें ध्यान दो तो हम लोग सरकार इसमें से जो 736,437 करोड़ रुपए जो है, इसमें से 5,32,655 करोड़ रुपए राजस्व व्यय कर रही है और पूंजीगत व्यय जो है वो 2,03,782 करोड़ रुपए कर रही है, ठीक है। तो ये डेटा है आपको। बजट का आकार आपने देख ही लिया है, तो 7.36 लाख करोड़ रुपए। तो 2023-24 की अपेक्षा 7.6% की सरकार ने बजट की है। व्यय आपने देख ही लिया, ठीक। अब आ रहा है टोटल की हमारा जो घाटा है, कुल राजस्व की प्राप्तियां आप देखो 7.21 लाख करोड़ रुपए है। राजस्व की प्राप्तियां देखें तो इसमें से 6.07 और पूंजीगत प्राप्तियां 1.14, ठीक है। सरकार की अपनी जो कर प्राप्तियां हैं वहाँ से 2.70 लाख, ठीक है। टोटल प्राप्तियां हमारी कितनी हो रही हैं? 7.21 लाख करोड़ रुपए, ठीक। अब बात आती है कि जब टोटल प्राप्तियां तो हो ही रही हैं तो घाटा कितने का हो रहा है? तो सरकार को जो इसमें से घाटा जो हुआ है वो ध्यान दो, बजट घाटा है उसमें तो 15,103 करोड़ 89 लाख रुपए का घाटा हुआ है, ठीक है, बजट में। अब आता है कि आर्थिक बिंदु, कैपिटल आउटले, पूंजीगत परिव्यय कितना है हमारा, डेटा पूछ सकता है। 6.19 जो है ये आपका पूंजीगत परिव्यय। रेवेन्यू सरप्लस कितना है? 2.97। वहीं पूछ रहा है कि राजकोषीय घाटा जो है वो FRBM का जो एक्ट है 3.5 में वो सीमा में, उसके अंतर्गत हमारा कितना है? तो हमारा राजकोषीय जो घाटा है वो 3.46 है। अगर मात्रा में पूछेगा पैसा में तो यहाँ नहीं दिया था, 86,530 करोड़ रुपए राजकोषीय घाटा है, ठीक है। ऋण जो है वो कितना है? तो 32.7% है। समावेशी विकास के लिए कुछ नई योजनाएं यहाँ पे बताई गई हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि युवाओं के लिए रोजगार प्रोत्साहन कोष बनाया गया है। राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो आपको पता लगना चाहिए, यहाँ पे वाराणसी में की गई है, ठीक है। स्पोर्ट्स साइंस एंड इंजीनियरिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी,
कन्या सुमंगला योजना की राशि बढ़ाई गई है, 25,000 रुपये कर दी गई है। वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोर्स बनाया गया है। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण का भी गठन हुआ है। सेमीकंडक्टर पॉलिसी मैंने आपको पढ़ाया ही है, ठीक है। इसके बाद आते हैं कि रिसर्च और डेवलपमेंट में AI सेंटर और एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना की इस्टेब्लिश की जाएगी। $1 ट्रिलियन के लिए जो ऑनलाइन डेटा स्टोरेज और क्लाउड स्टोरेज की सुविधाओं की बात यूपी सरकार कर रही है। IIT कानपुर में, याद रखना, IIT कानपुर में 500 बिस्तर का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी इस्टेब्लिश की जाएगी। तो याद रखना IIT कानपुर में, IIT BHU मत लगा देना। पर्यटन और संस्कृति के लिए अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, नैमिसारण, ठीक है, सीतापुर वाला, विंध्यवासिनी धाम, देवी पाटन और नॉर्थ कॉरिडोर बरेली में यहाँ पे थीम आधारित जो है इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा। कुंभ संग्रहालय बन रहा है प्रयागराज में, कुंभ लगने वाला भी है। कृषि के लिए मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, राज्य कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री लघु सिंचाई योजना और अनेक ऑर्गेनिक कल्चरल लैब, टिश्यू वगैरह जो है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लाई गई हैं। प्रमुख विभागों के आवंटन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे अधिक आवंटन किस विभाग को हुआ है? तो प्राथमिक शिक्षा विभाग को हुआ है। 76,000 करोड़ रुपए, 76,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ऊर्जा सेक्टर को दिया गया है आपका जो है 57,000 करोड़ रुपए। परिवार और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण को 27,000 करोड़ रुपए यहाँ पे दी गई है। ये डेटा है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है प्रमुख योजनाओं के लिए। तो ये बजट का प्रवाह हम लोग देखेंगे। पहले ये बजट की योजनाओं के लिए देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। तो सर्व शिक्षा अभियान, सवाल पूछा गया था ना, UPPCS ने आप प्रीलिम्स का देखो तो उठाकर बजट में सवाल ही पूछा था किसने कितना पैसा एलोकेट हुआ। तो सर्व शिक्षा अभियान को मिला है 21,310 यानी 21,310 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन को 22,000 करोड़ रुपए दिया गया है, ठीक है। इसके साथ ही अगर देखो तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को 3,695, PM आवास योजना और PM ग्रामीण योजना दोनों को मिला करके देखना, ठीक है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो योजना है उसके लिए 5129 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पेंशन के लिए 12,000 करोड़ रुपए। मनरेगा इंपॉर्टेंट है, मनरेगा के लिए 5,060 करोड़ रुपए दिया गया है, ठीक है। अब आता है हम लोग अमृत 2.0 के लिए 4,500 करोड़ रुपए। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक डेटा और भी है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 7,350 करोड़ रुपए यहाँ पे एलोकेट किए गए हैं, ठीक है। ये डेटा हमको देखना है, इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल यहाँ से क्वेश्चंस बन जाएंगे। ये सारे फैक्ट्स जो है ना, ये क्या है कि इकोनॉमिक्स में यहीं से आपको सब कुछ आएगा। बाकी बाहर से एक प्रश्न अगर आ जाए तो फिर कहना आप जो मैं करा रहा हूँ उतने में ही। और कराना क्या, इसमें सारी चीज़ों को याद करना है। आप वीडियोज़ को ही कई बार देखो या फिर आप खुद से भी हाइलाइटेड PDF पढ़ोगे, चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, ज़्यादा टफ नहीं है। तो यूपी जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, PM स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, इसमें टॉप पर है पूरे देश में। जीवन ज्योति बीमा योजना में दूसरा स्थान है, ठीक है। DBT परफॉर्मेंस इंडेक्स में यूपी सेकेंड रैंक पे है, ठीक। हम लोग बात यहाँ पे करते हैं। अब बात हम लोग करते हैं कि लीड्स के सूचकांक में हम लोग 6th रैंक पे हैं, ठीक। निर्यात के तत्परता में हम लोग 7th पे हैं और वस्तुगत निर्यात में भी 7th पे हैं। जो यूपी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो महिला श्रम की जो शक्ति है उसकी भागीदारी हमारी 32% हो चुकी है 2023 में। मेडिकल कॉलेज हमारे प्रदेश में 73 हो चुके हैं। नल से पेयजल का जो आपूर्ति है उसका विस्तार 72% हो चुका है। और PMAY के अंतर्गत जो निर्मित आवास हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वो 47.82 लाख आवास हो चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं हम लोग, हमारे यहाँ एक्सप्रेसवे की लंबाई 13-14 की हो चुकी है किलोमीटर, ठीक है। एयरपोर्ट हमारे पूरे प्रदेश में 19 हो चुके हैं। मेट्रो रेल 5 शहरों में हो चुका है और हमारा 29,912 मेगावाट की जो है विद्युत क्षमता बन चुकी है। बजट में नई पहल की गई ग्रीन बजट की। तो ग्रीन बजट ग्लासगो में जो PM मोदी ने पंचामृत जो प्रतिबद्धता का संकल्प लिया था उसी के अनुकूल है। और बजटीय अनुमान की ग्रीन टैगिंग करने वाला भारत का जो है वो पहला राज्य बन चुका है। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि बजटीय अनुमान की ग्रीन टैगिंग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? यूपी है, ठीक है। हमारा अपना जो है अनुमान यहाँ पर बताया गया है कि राज्य का स्वयं का जो कर राजस्व है वो अनुमान है 10.8, राजकोषीय घाटा 3.46 है, राजस्व बचत कितना है 3.3%, ठीक है। और कुल उधार और अनलाइबिलिटीज हमारी 32% है। तो ये डेटा आपको ध्यान देना है। अगले 3 वर्षों का मत देखो आप।
ई श्रम पोर्टल में भी यूपी टॉप पर है। ई श्रम पोर्टल में ये डेटा छोड़ा हुआ है, ये मैगजीन में डेटा नहीं दिया हुआ है, इसको मैं आपको लिखवा रहा हूँ। ई श्रम पोर्टल, ई श्रम पोर्टल में भी यूपी टॉप पर है। 8.23 करोड़ जो है इन लोगों को यहाँ पे पंजीकरण हुआ है। अब आता है ये वाला बजट का, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला डेटा, इसलिए मैंने इसको पूरा रेड हाईलाइट किया हुआ है क्योंकि ये फैक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट्स हैं। यहाँ से सवाल बन सकता है, बड़ा माइक्रो एनालिसिस करना पड़ेगा इस सारी चीज़ों का। तो रुपया यूपी सरकार को कहाँ से आ रहा है, तो ध्यान देना है कि इसमें सबसे अधिक पैसा आ रहा है केंद्रीय कर अंतरण से, नहीं राज्य का अपना राजस्व जो है वो 37% ला रहा है। केंद्रीय कर अंतरण सरकार, जो केंद्र सरकार टैक्स ट्रांसफ़र कर रही है, वो जो राज्य का अपना कर राजस्व है वो 37% और केंद्र सरकार जो ट्रांसफ़र कर रही है वो आपका 30% हो गया है। इसके बाद जो सार्वजनिक ऋण है उसकी प्राप्ति हमारी 15% है। सहायता अनुदान जो मिल रहा है केंद्र सरकार से वो मिल रहा है 12.9%, ठीक है। गैर कर राजस्व 3% है और ये सारी डेटा है। सरकार खर्च कहाँ कर रही है, तो सरकार जो सबसे अधिक अगर खर्च कर रही है तो वो आपको ध्यान देना है, सबसे अधिक खर्च करिए पूंजीगत व्यय पे 21%। कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार कर रही है, बड़ा अच्छा बात है ये, ठीक है। नेक्स्ट बात सरकार खर्च कर रही है वो आपको अब ध्यान देना है वेतन और कर्मचारियों का जो है पेंशन वगैरह देने के लिए, ठीक। वेतन सहायता प्राप्त जो संस्थान कर्मचारी उन पर 11% खर्च कर रही है, ठीक। जो आपका ब्याज भुगतान है उस पर 7% है। सरकार से प्राप्त अनुदान पे उस पर 9% है, रुपया जा रहा है उस पर। इसके बाद आपको ध्यान है कर्ज अदायगी पे 5%, सब्सिडी पे 3.8%, स्थानीय निकायों को जो दे रही है उसका अंश वो 3.3% है। ऋण और जो अग्रिम वितरण है उसका अंतरण जो है उस पर आप देखें तो आपका 1.3% है और अन्य व्यय जो है वो 12% है। तो इस तरह से निजी का प्रभाव है। इसमें से टॉप जो 5 होंगे जैसे कि पूंजीगत व्यय हो गया, वेतन सरकारी हो गया, ये सारी चीज़ हो गया, इनको आपको नोट करके एक याद कर लेना डेटा को। ये पूछा गया सवाल है इसमें से, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। अब आता है हम लोग बड़े वाले आर्टिकल्स हैं करंट अफेयर्स के। अब हम लोग शुरुआत करते हैं, कुछ लंबे वाले करंट अफेयर्स की रिपोर्ट्स हैं जिसमें कि जनवरी 2024 में वित्त मंत्रालय भारत सरकार का जो आर्थिक विभाग है, कार्य विभाग, उसके द्वारा इंडियन इकोनॉमी और रिव्यू रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें बताया गया कि जो देश की अर्थव्यवस्था है वो 2024 में 7% या उससे अधिक की ग्रोथ रेट है उसे दर्ज करेगी। विगत 10 वर्षों में जो भारत है वो विश्व की 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से क्या हो गया है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यानी हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो 5th नंबर पे हो चुकी है, ठीक है। ये रिपोर्ट में बताया गया है। बस इतनी ही चीज़ें आपको ध्यान देनी है, ठीक। अब बताया गया है कि टोटल जो हमारा जीवी है उसमें हमारी सर्विस सेक्टर 54.6% हो गया। डेटा मैंने आपको ऊपर पढ़ाया भी है, ठीक है। हमारे यहाँ जो मान्यता प्राप्त स्टार्टअप है वो 98,000 से अधिक हो चुके हैं। 16वां वित्त आयोग का गठन सरकार ने किया है। सरकार ने आर्टिकल 280 के अनुसरण करते हुए 16वें वित्त आयोग का गठन किया है। कौन अध्यक्ष हैं, तो अरविंद पनगड़िया हैं जो कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी हैं। 2015 में नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष भी बने थे, ठीक है। तो जो आपको ये करेगी क्या, जो आपका वित्त आयोग है ये आपको करेगी जो 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले जो 5 वर्ष की अवधि है उसके लिए अपनी रिपोर्ट देगी 31 अक्टूबर 2025 तक, ठीक है। इसके 4 सदस्य हैं। तो केंद्रीय वित्तीय आयोग जो है बनता है उसमें आपको ध्यान देना है, वित्त आयोग में 4 सदस्य होते हैं और 1 जो अध्यक्ष होता है। तो इसमें अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, मनोज पांडा, डॉक्टर सौम्या कांति घोष हैं। ये सारी चीज़ें हैं, आपको ध्यान देना है। प्रमुख जो दस्तावेज हैं और जो घटनाक्रम है, तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आता है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण आता है, उसकी वार्षिक रिपोर्ट आई है, बड़ा इंपॉर्टेंट आता है। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो आता है उसको कौन जारी करता है, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय जारी करता है। तो बताया गया है हमारा कि टोटल जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेटरी रेशियो है वो 2023-24 के दौरान 60.1% रहा है। इसमें महिलाओं के परसेंटेज जो है वो और पुरुषों का परसेंटेज 78.8 78.8% और महिलाओं के लिए 41.7% है। नोट करना डेटा को, बस चीज़ें इतना ही ध्यान देनी आपको, ठीक है। अब आता है कि आपका जो सभी उम्र है उसमें अगर देखें बात करें तो अब बेरोजगारी रेट है, तो बताया गया टोटल बेरोजगारी रेट कितना है, 3.2% है, जिसमें पुरुष और महिला की जो है 3.2 3.1 है। अब आता है कॉरपोरेट कर मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें कि नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, यानी नाम से ही मालूम चल रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट को फाइनेंस करने के लिए एक नेशनल बैंक यानी नाफिड को यहाँ पे पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूट का दर्जा दिया गया है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिया गया है,
ठीक है। तो आरबीआई के परामर्श से जो है ये इसका जो है इसको नोटिफाई किया गया है। सरकार के इस कदम से क्या होगा कि बड़े पैमाने पे जो बुनियादी ढांचा है उसकी परियोजनाएं जो चल रही हैं उसको फाइनेंस करने के लिए बैंक की जो कैपेसिटी होगी उसकी वृद्धि होगी और देश के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा। एक विशेष विकास वित्तीय संस्थान है, इसकी स्थापना 2021 में की गई थी। ध्यान देना, नाबार्ड पूछ सकता है मैच दी कॉलम में सन दे करके आरओ के बीपीपीसीएस के एग्जाम्स में, जैसे कि नाबार्ड पूछता है वैसे नाबार्ड पूछ देगा आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। इस संस्थान का जो उद्देश्य क्या है, एक तो विकासात्मक, दूसरा वित्तीय, ठीक है, सारी चीज़ें हैं। फेस है, तो फेस को हम लोग देखते हैं। आरबीआई द्वारा फेस यानी फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट को फिनटेक में सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में मान्यता दी गई है, ठीक है। बस इतनी चीज़ें हैं। अब आता है मौद्रिक नीति वक्तव्य। तो अभी तो मैं आपको क्लास करा रहा हूँ, अभी मौद्रिक नीति का वक्तव्य शायद आरबीआई आज जारी कर रहा है, ठीक है, आज जारी किया हुआ है। तो कुछ उसमें डेटा पे परिवर्तन वगैरह सारी चीज़ें आई होंगी, तो वो मैं आपको जो है अगर कुछ होगा तो मैं अपडेट दूंगा। तो अभी आज की डेटा की अपडेट ये है कि रिजर्व बैंक ने बैंकों और एनबीएफसी को, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो होते हैं नॉन बैंकिंग एनबीएफसीज, उनको रिटेल एमएसएमई और क्रेडिट कार्ड के लोन पर भी ध्यान देने को कहा है, ठीक है। और साथ ही साथ जो है अभी ध्यान देना है कि आरबीआई की बैठक में रेपो रेट में कोई बदलाव भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये सर रेपो रेट अभी कितना है 6.50, अभी की डेटा है एकदम आज की ही। तो मौद्रिक नीति ने यहाँ पे अपने बताया 6.50 वही है जो आपको बताया ना कि ये डेटा है, यही आपका परसेंटेज आज भी है, ठीक। नीतिगत रेपो रेट, तो आपको ध्यान देना इसमें बहुत कुछ चीज़ों का नहीं। 2024 में ग्लोबल फाइनेंस द्वारा जारी ग्लोबल फाइनेंस सेंटर बैंक रिपोर्ट कार्ड में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को दूसरी बार A+ की रेटिंग दी गई है, ठीक है, A+ की रेटिंग। यूएलआई, इसको मैंने यूनिफाइड पेमेंट लेंडिंग इंटरफेस, यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस को मैंने आपको टेलीग्राम पे जब आया था तभी मैंने शेयर किया था, तो मैं इसको पढ़ा भी चुका हूँ। आरबीआई के गवर्नर द्वारा एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे यूपीआई है वैसे ही यूएलआई की घोषणा की गई थी। यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस करेगा क्या, तो जो कर्ज लेना है हमको, तो कर्ज लेने की प्रोसेस को सरल करेगा। जैसे आप यूपीआई से पेमेंट तुरंत कर लेते हो आप, वैसे ही आपको कर्ज लेना पड़ेगा, तो तुरंत जो है भूमि रिकॉर्ड या आपका जो भी संपत्ति के डेटा है उसको तुरंत थोड़ी तरीके से बैंक को देगा और तुरंत आपके ऊपर जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा पैसा। इसके लिए जो है ये बना है यूएलआई। भारत का जो विदेशी ऋण है उसकी बात कर रहा है यहाँ पे, तो टोटल अभी डेटा ही आपको ध्यान देना है आरबीआई के द्वारा, तो 663.8 बिलियन डॉलर है। सबसे बड़ी हिस्सेदारी अगर पूरी विदेशी ऋण में है तो अमेरिकी डॉलर की है 53%, ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब आता है पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023, यानी इसमें बताया गया इसको कब जारी करते हैं, तो इसको जारी करते हैं प्रत्येक 5 वर्ष में। कौन जारी करता है, एनएसएसओ करता है, ठीक है। तो पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वेक्षण बता रहा है कि भारत में, ग्रामीण भारत में 3,773 रुपये खर्च होता है और शहरी क्षेत्रों में 6,459 रुपये। प्रवाह पोर्टल की बात कर रहे हैं हम लोग। आरबीआई बैंक के द्वारा, गवर्नर के द्वारा आरबीआई का प्रवाह पोर्टल, प्रवाह मतलब प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन, इसकी शुरुआत की गई है। इसके साथ साथ अगर ध्यान देना, आपको सवाल पूछ सकता है कि प्रवाह पोर्टल निम्न में से किसके द्वारा शुरुआत की गई, तो आपको उसको ध्यान देना है। इसके साथ ही इसकी 2 पहल है, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और फिनटेक रिपोजिटरी, 2 प्रमुख पहल हैं, इसकी भी शुरुआत की गई है, ठीक है। प्रवाह करेगा क्या, तो किसी भी संस्था या विनियामक अनुमोदन के हेतु सहज तरीके से ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा देगा। अब आता है कि प्रणाली रूप से जो इम्पोर्टेंट बैंक हैं, घरेलू बैंकों, उसकी सूची जारी की गई है। डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक, समय समय पर सूची आरबीआई जारी करता है। तो 3 बैंक आए हैं इसमें, एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, पहले यही दोनों थे, बाद में एचडीएफसी को भी जोड़ दिया गया, तो अब 3 बैंक हैं, आईसीआईसीआई, एसबीआई और एचडीएफसी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये बैंक जो है हमारे पूरी बैंकिंग व्यवस्था के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए इनको जो है डोमेस्टिक इम्पॉर्टेंट सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक की घोषणा में सूची में रखा जाता है। उत्तर प्रदेश की ड्रोन संचालन सुरक्षा नीति सरकार ने जारी की है। ड्रोन का पंजीकरण के लिए ड्रोन पोर्टल सरकार ने बनाया है, ठीक है। अब होगा क्या कि उत्तर प्रदेश में बिना अनुमति का कोई भी ड्रोन उड़ान नहीं भरेगा, ड्रोन का पंजीकरण भी कराना कंपलसरी होगा और थाना के स्तर पे ड्रोन का पूरा विवरण दियाना पड़ेगा, ठीक है। अब आता है भारत का पहला यूपीआई एटीएम, तो जापान स्थित जो हिटाची लिमिटेड है, कौन सा, हिटाची लिमिटेड, इसके द्वारा जो भारत के पहले यूपीआई एटीएम का जो है वो अनावरण किया गया, ठीक है। तो ये वाइट लेबल एक एटीएम की बात कर रहा है यहाँ पे, वाइट लेबल एटीएम है, ठीक है। इसको जो है
यहाँ पे हिटाची पेमेंट सर्विसेज और एनपीसीआई के सहयोग से स्थापित किया गया। इसका नाम क्या है? तो हिटाची मनी स्पॉट एटीएम, यूपीआई एटीएम, ठीक है, वाइट लेबल एटीएम। बात यहाँ पे आ रही है वाइट लेबल एटीएम की। तो एटीएम कई प्रकार के होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, एक थोड़ा सा डिटेल में बता दे रहा हूँ। चीज़ें आ रही हैं तो उसको आपको बताना जरूरी होता है, क्या पता गलत ना कर दो आप लोग, क्वेश्चंस आए तो एटीएम जो होता है ना, एटीएम वो कई प्रकार का होता है। एक होता है ब्राउन लेबल, दूसरा होता है वाइट लेबल, तीसरा होता है पिंक लेबल, ग्रीन लेबल, येलो लेबल और ऑरेंज लेबल। वाइट लेबल की बात हो रही है, ऐसा एटीएम, मतलब वाइट ऐसा एटीएम होता है जिसकी स्थापना कौन करते हैं? एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कॉर्पोरेशन होते हैं वो करते हैं। इसका उपयोग अलग अलग बैंक के ग्राहक कर सकते हैं, ठीक है, और एनबीएफसी के लिए आय का स्रोत हो जाती है। यही इस्टेब्लिश किया गया है। ब्राउन एटीएम क्या होते हैं? जो किसी बैंक के नाम पे कार्य करते हैं, जैसे मान लो एसबीआई का एटीएम हो गया। पिंक एटीएम क्या होते हैं? महिलाओं के इस्तेमाल के लिए बनाए गए हैं। कृषि के इस्तेमाल के लिए ग्रीन एटीएम है। येलो के लिए है किसका? ई कॉमर्स के लिए। और ऑरेंज एटीएम है जो ऑनलाइन खरीद बिक्री के लिए। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब आता है स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट, किसने जारी किया है? तो अजीज़ प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया जारी किया गया है, ठीक। तो यहाँ पे बात की जा रही है टोटल, यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेटा जो दिया गया पुराना डेटा ही है। तो बस आपको श्रम बल में भागीदारी देखना, हमारा 51% है टोटल, और कार्यबल में भागीदारी 48% है, और बेरोजगारी दर हमारा 6.6% है। ये चीज़ें दी गई हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने जारी किया है। अब आते हैं हम लोग कृषि और उससे एलाइड सेक्टर की बात हम लोग कर रहे हैं। प्रमुख फसलों के उत्पादन की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो ध्यान देना है, कृषि किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा खरीफ रबी जायद के उत्पादन का अंतिम अनुमान जारी किया गया। टोटल चावल प्रोडक्शन कितना हुआ है? तो 13,78 यानी कि 13,378 लाख टन जो है चावल हुआ है। सबसे अधिक प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है? तो हमारा तेलंगाना है, जो हमने इकोनॉमिक सर्वे के डेटा में पढ़ा ही है। दूसरा यूपी है, तीसरा जो है आपका वेस्ट बंगाल है। गेहूं का उत्पादन हुआ 1,132 लाख टन, यानी सबसे अधिक उत्पादन किसका हो रहा है? यूपी कर रहा है। तो ये डेटा भी आपको ध्यान देना है। सोयाबीन का आपको छोड़ दो। बागवानी फसलों के लिए अग्रिम अनुमान यहाँ पे जारी किया गया है। तो बागवानी में क्या ही याद करोगे, इसमें कुछ भी ज़्यादा अनुमान नहीं है, बस रैंकिंग आपको याद करनी पड़ती है, अनुमान नहीं पूछता है। स्पाइसेड क्या है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत मसाला बोर्ड द्वारा एक परिवर्तनकारी योजना है। क्या है? एक परिवर्तनकारी योजना है, एक मसाला बोर्ड द्वारा। इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस आरओ में या अन्य जगहों पे ये सवाल जो है मसाला बोर्ड, कॉफ़ी बोर्ड, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पूछता रहता है। आपको इम्पॉर्टेंट बात है, याद रखना है कि मसाला बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो उसका है कोच्चि में, ठीक है, कोच्चि में। अब मसाला के लिए विनियमन के लिए सारी चीज़ काम ये करता रहता है, ठीक। तो ये बातें हैं। तो स्पाइसेड यहाँ पे योजना शुरू की गई है, परिवर्तन योजना है। सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव इनोवेटिव कोलैबोरेटिव इंटरवेंशंस फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट, ठीक है, नाम में ही है एक्सपोर्ट डेवलपमेंट, तो याद है, आपको ध्यान देना है। इसके तहत विभिन्न कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं। एक बहुआयामी योजना है जो मसाला उद्योग को बढ़ावा देगी, किसानों की आजीविका में सुधार करेगी, मसाला उत्पादन, प्रसंस्करण और निर्यात में भारत की स्थिति को मजबूत करेगी। एग्रीश्योर फंड है, तो इसको मैंने पढ़ाया भी था। तो एग्रीश्योर फंड जो है शिवराज सिंह चौहान जो कृषि मंत्री हैं उनके द्वारा एग्रीश्योर योजना शुभारंभ किया गया। एग्रिक फंड फॉर स्टार्टअप एंड रूरल इंटरप्राइजेस जो करेगा क्या? भारत में खेती में परिदृश्य में क्रांति लाने के लिए काम करेगा, ठीक है। इसमें जो है सह निवेश मॉडल के तहत मिक्स फंड यहाँ पे जुटाया जाएगा, जिसको नाबार्ड के माध्यम से, ठीक है, यहाँ पे प्रदान की जाएगी पूरी जो पूंजी होगी। ये कृषि स्टार्टअप के इकोसिस्टम में अपनी तरह का पहला एग्रीश्योर उत्पाद है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर इसमें एग्रीश्योर में ध्यान दें तो सेबी जो होगा वो उसके द्वारा मिश्रित मतलब इसमें मिश्रित पूंजी को 750 करोड़ रुपए का होगा और भारत सरकार 250 करोड़ रुपए देगी। इसमें नाबार्ड 250 करोड़ रुपए देगा, बैंकों और निजी कंपनी 250 करोड़ रुपए देगी। इस तरह से ये फंड बनेगा, स्टार्टअप को जो है वो मजबूती देगा। 2 सितंबर को प्रधानमंत्री ने किसानों की आय को बढ़ाने के लिए 14,235 करोड़ रुपए का योजना की शुरुआत की है। 7 योजनाएं जिसको मैंने आपको पढ़ा भी चुका हूँ, तो इसमें ध्यान देना है। डिजिटल कृषि मिशन मैं आपको पढ़ाया हूँ। खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान, कृषि शिक्षा प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान को मजबूत करने के लिए, पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादकता को बढ़ाए रखने के लिए, बागवानी का निरंतर विकास के लिए, कृषि विज्ञान केंद्रों का सुदृढ़ीकरण करने के लिए और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए। सवाल यहाँ पे क्या पूछ सकता है आपको? खाद्य पोषण और संबंधी सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान के लिए 3,979 करोड़ रुपया।
याद रखना है कि टोटल जो खर्च हुआ है वो 14,235 करोड़ रुपए का है। अब आता है कृषि अवसंरचना कोष वित्त पोषण सुविधा का विस्तार। तो नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने कृषि अवसंरचना कोष एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत केंद्रीय योजना के फाइनेंस के लिए मंजूरी दी है। इसमें देश में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने, सुदृढ़ करने और कृषक समुदायों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में सरकार ने कृषि अवसंरचना कोष के दायरे का विस्तार किया है। बताया गया इसमें कि आपको ध्यान देना, इसमें बहुत सारी जो पहल की गई है, जैसे कृषि परिसंपत्तियाँ, इंटीग्रेटेड प्रोसेस्ड परियोजनाएँ हों, पीएम कुसुम घटक हो, तो सारी चीज़ों को इसमें शामिल किया गया। फाइनेंस करने की बात यहाँ पे की जाती है। तो 1 लाख करोड़ रुपए का जो कृषि अवसंरचना कोष है, इसकी घोषणा कब की गई थी? तो जुलाई 2020 में की गई थी। ठीक है, ये डेटा आपको ध्यान देना है। अब आता है हम लोग को खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो धान के मूल्य में 117 रुपये का बढ़ोतरी की गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य हमारा 2300 रुपये हुआ है। ठीक है, सबसे अधिक वृद्धि किस में की गई? तो नाइजर सीड में वृद्धि की गई है। ठीक है, 983 रुपये क्विंटल के रूप में वृद्धि की गई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नाइजर सीड्स में सबसे अधिक वृद्धि की गई है। तूर अरहर में भी यहाँ पे ध्यान देना आपको, तो 700 से 750 हुआ है। तिल में 8,635 से 9,267 हुआ है, और नाइजर सीड में सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। ये मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2023 को लॉन्च किया गया है। बताया गया कि देश में टोटल जो दूध उत्पादन है 230 मिलियन टन रहा, यानी दूध उत्पादन में भारत विश्व में टॉप पर है। ठीक है, वृद्धि हुई है 3.8% की पिछले साल की उपलब्धता से, और प्रति व्यक्ति जो दूध की उपलब्धता है वो 460 ग्राम लगभग प्रति व्यक्ति है प्रतिदिन की। ठीक है, टॉप जो दूध का उत्पादक राज्य कौन से हैं? यूपी है, राजस्थान है और एमपी है। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान देना है। अंडा उत्पादन की जब बात हम लोग करते हैं तो देश में अंडा उत्पादन जो है उसमें टॉप 5 स्टेट कौन से? आंध्र प्रदेश टॉप पर है, तमिलनाडु सेकंड, तेलंगाना थर्ड पे है। अंडा उत्पादन में बिहार और यूपी का योगदान देना है। यूपी का योगदान लगभग 3.29%, बिहार का आपका 2.37%। कुल मांस का उत्पादन के द्वारा में भारत जो है विश्व में 8वें स्थान पे है। सबसे अधिक मांस उत्पादन कहाँ पे हो रहा है? यूपी में हो रहा है। टॉप पे यूपी है, सेकंड पे आपका वेस्ट बंगाल है, थर्ड पे आपका जो है महाराष्ट्र है। ऊन उत्पादन में ध्यान देना, गलती कर दोगे आप लोग, सवाल गलती कर दोगे, यहाँ से एक सवाल बनता है। तो ऊन उत्पादन में जम्मू कश्मीर मत लगा देना मेरे भाई, राजस्थान है टॉप पे, उसके बाद जम्मू कश्मीर है, तब थर्ड पे गुजरात है। ठीक है, ऊन उत्पादन में यूपी का योगदान 2.4%, बिहार आपका 0.52%। अब यहाँ पे मैंने कुछ हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं घटना चक्र की ई दृष्टि का ही उद्योग सेक्टर के लिए। तो 4th ग्लोबल री इन्वेस्टमेंट समिट हुई, कहाँ पे हुआ? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किया। कहाँ पे किया? गांधीनगर गुजरात में किया। थीम क्या थी? इन्वेस्ट, इनोवेट एंड इंस्पायर। उद्देश्य क्या था कि अक्षय ऊर्जा में निवेश बढ़ाना है, क्षमता प्रदर्शन करना अक्षय ऊर्जा का, और निवेश को आकर्षण करना है। बताया गया यहाँ पे कि 200 गीगावाट और गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हेतु, मतलब जितना हमारा ऊर्जा कैपेसिटी है उसमें 200 गीगावाट का गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षेत्र के लिए राज्यों की सूची में सबसे टॉप स्टेट कौन है? गुजरात है, फिर राजस्थान है, फिर तमिलनाडु है। टोटल हमारा जो सौर ऊर्जा कैपेसिटी में सबसे टॉप स्टेट कौन है? राजस्थान है, फिर गुजरात है, फिर कर्नाटक है। डेटा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आपको याद करना है इसमें से। अगर आप मैगजीन से पढ़ोगे आप पढ़ते रह जाओगे, कन्फ्यूज हो जाओगे, पागल हो जाओगे, और फिर आपके उसमें से क्रक्स नहीं निकाल पाओगे सवाल कहाँ से पूछ रहा है। ठीक है, और आप भटकते रहोगे। इसलिए मैंने यहाँ पे इसको नोट्स बना दिया एकदम शॉर्ट में। समग्र पवन ऊर्जा क्षमता की बात हम लोग कर रहे हैं। टोटल जो विंड एनर्जी कैपेसिटी है तो गुजरात टॉप पे है, तमिलनाडु सेकंड पे है, कर्नाटक थर्ड पे है। टोटल जो है जल विद्युत क्षमता हमारी कितनी है? तो सबसे टॉप पे हिमाचल प्रदेश, दूसरा पे कर्नाटक, तीसरा पे उत्तराखंड है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान में उत्तर प्रदेश को टॉप अचीवर बताया है। टॉप अचीवर किसने बताया? वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने। किस चीज़ में? बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान में। कौन टॉप अचीवर है? यूपी है। और यूपी सरकार की जो निवेश प्रोत्साहन सुविधा एजेंसी कौन सी है? इन्वेस्ट यूपी। आपने लोगो देखा होगा बार बार इन्वेस्ट यूपी का। तो ये क्या है? यही जो है आपका बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी भी है। ठीक, अब आता है विश्वस्य। विश्वस्य क्या है? नेशनल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक। ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ध्यान देना है
कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा लॉन्च किया गया वो क्या है, नेशनल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक है, उसका नाम है विश्वस्य। ठीक है, NBF लाइट की यहाँ पे इसी में लॉन्च किया गया था। वो क्या, लाइट वेट ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है, ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है एक हल्का सा। प्रमाणिक जो है, प्रमाणिक एक ये भी एक प्लेटफॉर्म है। ब्लॉकचेन इनेबल सॉल्यूशन मोबाइल ऐप है। फिर राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क है, एक विश्वसनीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। किस चीज़ में, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। अगस्त 2024 में नवरत्न का दर्जा प्राप्त जो कंपनियां कौन कौन सी हैं जिनको नवरत्न का दर्जा मिला है, तो टोटल जो नवरत्न कंपनियां पूरे देश में हैं उसमें 25 हैं हमारे भारत में। और कौन कौन सी कंपनियों को अगस्त में मिला है, तो भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड, दूसरा रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तीसरा NHPC लिमिटेड, चौथा SJVN लिमिटेड। अब आता है टोटल वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिकल रिव्यू 2023, यानी कि जो विश्व का जो डेटा है, सांख्यिकी डेटा है, वो आया हुआ है विश्व व्यापार का। कौन जारी किया है, WTO जारी किया है। तो बताया गया है कि जो वर्ल्ड में मर्चेंटाइज ट्रेड होता है उसमें टॉप निर्यातक, अगर आप नोट्स नहीं बनाया होता तो आप कसम बता रहा हूँ मैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, आप नोट नहीं कर पाते। जो सवाल पूछे गए हैं उसी के हिसाब से मैंने इसको नोट्स बना दिया ताकि चीज़ें आपको जो है कवर हो जाएं। तो निर्यातक में देश सबसे टॉप पे कौन सा है, जो मर्चेंटाइज ट्रेड में, तो निर्यात सबसे अधिक कौन करता है मर्चेंटाइज का, तो वो है चीन, USA, फिर जर्मनी। भारत 18वां रैंक पे आता है। आयातक में USA टॉप पर है, सबसे अधिक आयात करता है। चाइना सेकंड पे, जर्मनी थर्ड पे है, भारत 9वां स्थान पे, सीधे आधा। वाणिज्यिक सेवाओं का निर्यातक सबसे अधिक कौन है, तो USA है, फिर UK है, फिर चाइना है। भारत 7वां स्थान पे है। लेकिन आयातक कौन है, तो आयातक भी USA है, चाइना है और फिर जर्मनी आता है। भारत 9वां स्थान पे आता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में भारत जो है वो क्या है, शीर्ष निर्यातक देश है। इंपॉर्टेंट डेटा है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पूछा जा सकता है, शीर्ष निर्यातक देश कौन सा है, भारत है। अगस्त 2024 में भारत सरकार ने विश्व का दूसरा भारत सरकार के डेटा के अनुसार भारत जो है विश्व का दूसरा एल्युमिनियम उत्पादक, पूछा गया है, सवाल पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, ध्यान देना, नया डेटा है इसीलिए मैंने इसको लिखवाया है। भारत जो है विश्व का दूसरा एल्युमिनियम उत्पादक है, तीसरा चूना उत्पादक है, चौथा लौह अयस्क उत्पादक देश है। ठीक है, अब आता है भारत तथा 13 अन्य हिंद प्रशांत जो आर्थिक ढांचे हैं उनकी भागीदारों द्वारा सप्लाई चेन के लिए 3 आपूर्ति श्रृंखला स्टैब्लिश किए गए थे। तो जो 13 हिंद प्रशांत जो देश हैं और भारत, उन लोगों ने मिल करके इकोनॉमी जो सप्लाई चेन होता है पूरे के लिए, उसके लिए इकोनॉमी में 3 सप्लाई चेन का एक निकाय बनाया था। उसमें से एक निकाय है सप्लाई चेन काउंसिल, भारत उसका क्या बना है, उपाध्यक्ष बना है। हमारे लिए गौरव की बात है ये। ठीक है, स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स जारी किया गया। सवाल पूछा सकता है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2024 किसने जारी किया, तो आपको ध्यान देना है स्टार्टअप ब्लिंक ने किया। टॉप 5 कंट्री कौन है स्टार्टअप में, तो USA है, UK है, इजराइल है, कनाडा है, सिंगापुर है। टॉप 5 सिटी कौन से हैं, तो सैन फ्रांसिस्को है, न्यूयॉर्क है, लंदन है, लॉस एंजलिस है, बोस्टन है। ठीक है, भारत में कौन कौन सी सिटी जो आई हैं, तो भारत में आई है बेंगलुरु 8 स्थान पे, नई दिल्ली 11वें स्थान पे। UK जो है भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन चुका है, यानी भारत जिनको जो है निर्यात करता है, सबसे अधिक निर्यात भारत किसको करता है, USA को करता है डेटा में सबसे। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है, UAE है, तीसरे नंबर पे नीदरलैंड, चौथे नंबर पे UK बना है, 5वें पे चाइना है। ठीक है, ये नोट्स को अगर आप नहीं बनाता तो आप कसम बता रहा हूँ आप चीज़ें बहुत कन्फ्यूज़ होते, बहुत गड़बड़ चीज़ें दी हुई हैं उसमें, इतना डेटा दिया हुआ है, इतना फैक्ट भरा हुआ है कि सब भूल जाओगे आप। इसलिए मैंने इसको नोट्स बना दिया इसको कि ताकि ये चीज़ें आपको आसानी से हो जाएं। सर्वाधिक GI टैग के साथ यूपी जो है टॉप पर है, टोटल 75 हैं। अगर अन्य राज्यों के GI टैग जो मैच करते हो यूपी से, अगर उसको मिला तो 78 प्रोडक्ट्स हो गए, लेकिन सिंगल में देखा जाए तो 75 जो है वो GI टैग हैं। तमिलनाडु सेकंड पे है, 58 है। हाल ही में अप्रैल में 6 DI टैग मिले। बनारस की तिरंगी बर्फ़ी को, मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को, लखीमपुर खीरी के थारू एम्ब्रॉयडरी, बरेली का केन बम्बू क्राफ्ट, जरदोजी क्राफ्ट, पिलखुआ का हैंड ब्लॉक प्रिंट, ये जो है 6 GI टैग हाल ही में मिले हैं और सभी को नाबार्ड द्वारा समर्थन दिया गया। ठीक, अब आता है एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2024, सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा ये जारी किया गया डेटा एनर्जी सेक्टर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल बन सकते हैं। सर्वाधिक कोयला भंडार निम्न में से किस राज्य में है, तो असम में है, उड़ीसा में है,
असम बोला मैं। उड़ीसा में है सबसे सर्वाधिक कोयला भंडार। भंडार कहाँ पे सबसे अधिक है हमारे यहाँ, तो उड़ीसा में है। सेकंड पे झारखंड है, थर्ड पे छत्तीसगढ़ है। क्रूड ऑयल में जो हमारा वेस्टर्न ऑफशोर है यानी कि पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र है वो सबसे अधिक है, उसके बाद आसाम है। प्राकृतिक गैस में पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र है, फिर पूर्वी अपतटीय क्षेत्र है। ठीक, कुल जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसकी जो कैपेसिटी है उसमें राज्यों की हिस्सेदारी कितनी होगी। नवीकरणीय ऊर्जा की बात कर रहा है, नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है। उसकी कैपेसिटी में राज्यों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, राजस्थान की 20%, महाराष्ट्र की 11% और गुजरात की 10%। जल विद्युत जो स्थापित क्षमता है, जो जल विद्युत में सबसे अधिक जो कैपेसिटी किसकी है, तो कर्नाटक की है, मैक्सिमम हिस्सेदारी। जो भारत है वो मत्स्य पालन पे खाद्य एवं कृषि संगठन समिति का क्या चुना गया है, मत्स्य पालन प्रबंधन उप समिति का पहला उपाध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, ध्यान देना है, मत्स्य पालन पे जो खाद्य और कृषि संगठन समिति है उसकी प्रबंधन उप समिति का पहला उपाध्यक्ष चुना गया है। यूपी द्वारा FDI एवं फॉर्च्यून 500 जो कंपनियां लिस्ट हैं उसमें इन्वेस्टमेंट हेतु प्रोत्साहन नीति 2023 को स्वीकृति दी गई है। लॉजिस्टिक ईज रिपोर्ट जारी की गई है। लॉजिस्टिक ईज रिपोर्ट, लीड्स रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, तो जो लैंड लॉक ग्रुप है उसी को हमको ध्यान देना है, बाकी चीज़ों को इग्नोर कर देना आप। तो लैंड लॉक ग्रुप में जो अचीवर श्रेणी है उसमें 4 स्टेट हैं, तो हमारा प्यारा यूपी उसमें शामिल है, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना। यूपी अचीवर श्रेणी में है इसलिए आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फास्ट मूवर्स में MP, राजस्थान, उत्तराखंड है। एस्पायरर्स में यानी जो आकांक्षी हैं उसमें जो है आपका बिहार है, छत्तीसगढ़, हिमाचल, झारखंड। तो बिहार जो है BPSC देने वाले एस्पायर्स की कैटेगरी में रखेंगे आपको, ठीक है, ध्यान देना आपको। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम। जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम हुए हैं उसमें कुछ रिपोर्ट्स हैं, इसको आपको ध्यान देना है। विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट किसने जारी किया है, UN ने जारी किया गया है। विश्व की वृद्धि दर कितनी बताई गई है 2024 में, तो 2.7%, भारत की 6.9%, UN ने जारी किया है। नेक्स्ट रिपोर्ट है इंडिया डेवलपमेंट अपडेट 2024, विश्व बैंक ने जारी किया है। शीर्षक क्या था, इंडिया ट्रेड अपॉर्चुनिटी इन चेंजिंग ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। भारत की आर्थिक वृद्धि दर इसमें बताई गई 8.2। ठीक, बिजनेस रेडी किसकी रिपोर्ट है, तो विश्व बैंक की रिपोर्ट है बिजनेस रेडी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिजनेस रेडी जो है वो विश्व बैंक की पहली फ्लैगशिप रिपोर्ट है। तो जो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट थी ना उसको कहीं ना कहीं ये बिजनेस रिपोर्ट जो है बिजनेस रेडी रिपोर्ट जो है वो उसको प्रतिस्थापित कर रही है। ठीक है, तो निजी सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए कारोबारी माहौल क्या है उसका क्वांटिटेटिव इवोल्यूशन करती है, यानी मात्रात्मक मूल्यांकन करती है, चेक करती है। अल्जीरिया जो है वो NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य बना है। पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ। किसके सहयोग से, तो विदेश मंत्रालय और भारतीय उद्योग संघ इसके सहयोग से हुआ है। तो पूछ सकता है पहला है, ध्यान देना, बिम्स्टेक का पहला शिखर सम्मेलन है, तो इम्पॉर्टेंट है, ये नई दिल्ली में हुआ है विदेश मंत्रालय और भारतीय उद्योग संघ के द्वारा। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक जो 2024 की रिपोर्ट है इसमें बताया गया है, किसने जारी किया है, तो ADB ने जारी किया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा। थीम क्या थी, स्टडी ग्रोथ स्लोइंग इन्फ्लेशन। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट 2024 के जुलाई का आया है, जिसमें इसको किसने जारी किया है, IMF ने जारी किया है। शीर्षक क्या है, ग्लोबल इकोनॉमी इन स्टिकी स्पॉट। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस बड़ा इंपॉर्टेंट है, कौन जारी किया है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2024 को तो यूनाइटेड नेशन ने जारी किया गया है, जिसमें विश्व की जनसंख्या के अनुमान और पूर्वानुमान लगाए गए हैं और बताया गया है कि जो वैश्विक स्तर है उसमें जीवन प्रत्याशा दर 73.3% है वैश्विक स्तर पे। ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2024 जारी किया गया है, किसने जारी किया है, तो कॉर्सोरा इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है, जिसमें स्किल की जो समग्र स्किल कैपेसिटी है, इफ़िशियंसी है, उसमें स्विट्जरलैंड जो देश है वो टॉप पे है। भारत की रैंकिंग विश्व में 87वां स्थान आया है, बहुत हम लोग महान हैं 87वां स्थान है। ठीक है, स्टेट स्किल रैंकिंग में आपको ध्यान देना है, स्टेट स्किल रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पंजाब टॉप पे है, चंडीगढ़ है, फिर वेस्ट बंगाल है, फिर हरियाणा, फिर हिमाचल। यूपी 13वां है, बिहार 16वां है। यूपी का रैंक 13 है स्टेट स्किल रैंकिंग में, बिहार 16वां स्थान पे है। जो वैश्विक प्रेशर है वर्ल्ड रेमिटेंसेस, उसमें विश्व बैंक के समूह की रिपोर्ट आई थी। शीर्षक क्या था, रेमिटेंस स्लो इन 2023 एक्सपेक्टेड टू ग्रो फास्टर इन 2024। तो टॉप 5 रिसीवर कौन से थे, तो भारत सबसे अधिक रिसीव यहाँ पे पाया, सबसे अधिक टॉप रेमिटेंस पाने वाला देश है। दूसरा नंबर पर मैक्सिको है, तीसरा पे चाइना है। ठीक है, फिलीपींस 5वां है, चौथा है पाकिस्तान 5वां है।
सबसे महंगा है जो प्रेषण भेजने वाला माध्यम कौन सा था? बैंक से भेजने पे सबसे अधिक जो है महंगा चार्ज लगा, उसके बाद डाकघर, उसके बाद मनी ट्रांसफ़र ऑपरेटर, उसके बाद मोबाइल वाला आता है। विश्व निवेश रिपोर्ट कौन जारी किया? अंकटाड ने जारी किया। विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 किसने जारी किया? अंकटाड ने जारी किया। थीम क्या थी? इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एंड डिजिटल गवर्नमेंट। थीम याद रखना, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एंड डिजिटल गवर्नमेंट। ध्यान देना है आपको कि भारत में 28 बिलियन US डॉलर का FDI इन्फ्लो हुआ, जो कि 42% कम है। और भारत जो है विश्व में जो FDI आया है पूरे विश्व में 15वें स्थान पे है। ठीक, अब आता है वैश्विक आर्थिक संभावनाएं जून 2024 रिपोर्ट किसने जारी किया है? विश्व बैंक की जो रिपोर्ट है, और ये 6 महीने में एक बार आती है, हाफ ईयरली रिपोर्ट है, जिसमें विश्व भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 8.2 बताई गई है। जिम्बाब्वे के केंद्रीय बैंक द्वारा एक स्वर्ण समर्पित एक नई मुद्रा का संचालन किया जा रहा है, जिग नाम है उसका नाम क्या है? जिग। स्वर्ण समर्थित है, तो पूछा सकता है कि स्वर्ण समर्थित मुद्रा हाल ही में किसने जारी किया? तो जिम्बाब्वे ने किया। क्या नाम है उसका? जिग नाम है। ठीक है। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 इसमें बताया गया है, किसने लॉन्च किया है? तो ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक और एम्बर ने जारी किया है। विद्युत का जो बताया गया इसमें कि जो टोटल विद्युत प्रोडक्शन हो रहा है पूरे विश्व में, उसमें 30% नवीकरणीय ऊर्जा से हो रहा है। सर्वाधिक विद्युत उपभोग करने वाले टॉप 5 कंट्री कौन से हैं जहाँ पे सबसे अधिक बिजली का उपभोग हो रहा है? तो आपको ध्यान देना है, कनाडा है, फिर USA, फिर सऊदी अरब। भारत की रैंकिंग 10वीं है। सौर ऊर्जा उत्पादन में बड़ा इंपॉर्टेंट है, सौर ऊर्जा उत्पादन में कौन टॉप पे है? चाइना टॉप पे है, USA सेकंड पे, भारत थर्ड है। पवन ऊर्जा में चाइना टॉप पे है, USA सेकंड पे, जर्मनी थर्ड पे है, भारत 5वां पे है। कोयला से उत्पादन में चाइना टॉप पे है, भारत सेकंड पे, USA थर्ड पे है। और ध्यान देना है आपको कि विद्युत उत्पादन में 1404 मिलियन टन का कार्बन उत्सर्जन हुआ है। जैसे कोयला से आप बिजली बनाओगे तो कार्बन उत्सर्जन होगा ही। तो टॉप पे कंट्री कौन है उत्सर्जन करने में? चाइना, फिर USA, और उसके बाद तीसरा जो है भारत है हमारा। ठीक है, भारत। वुमेन बिजनेस एंड लॉ 2024 किसने लॉन्च किया है? ह्यूमन बिजनेस एंड लॉ 2024, तो विश्व बैंक द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। ये बस इतना ही ध्यान देना है। इसमें बताया गया है कि लैंगिक समानता और बराबरी के लिए वैश्विक गठबंधन दावोस में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम था उसकी बैठक में किया गया। तो वर्ल्ड जो इकोनॉमिक फोरम की बैठक कहाँ पर हुई थी? दावोस, स्विट्जरलैंड में। उसमें भारत की सहायता से लैंगिक समानता और बराबरी के लिए वैश्विक गठबंधन बनाया गया। थीम क्या थी इसकी बैठक की? पूरी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रीबिल्डिंग ट्रस्ट। इसी जो ये वैश्विक गठबंधन है उसको बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा जो आयोजन और संचालन होगा वो CI सेंटर फॉर वुमेन लीडरशिप द्वारा किया जाएगा। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024, इस पर मैंने आर्टिकल लिखा दैनिक जागरण के नेशनल एडिशन में। मैं आपको आर्टिकल शेयर कर दूंगा यहाँ पे टेलीग्राम पे, आर्टिकल को पढ़ना, एडिटोरियल था। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जो आई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो इसमें बताया गया जो सबसे इम्पोर्टेंट क्रक्स है वो ये है कि भारत के संदर्भ में गलत सूचना और दुष्प्रचार जो है सबसे बड़ा जोखिम है। इसमें जोखिम बताते हैं कि विश्व में कौन कौन सा जोखिम है, भारत के स्तर पर क्या जोखिम है। तो भारत के स्तर पर गलत सूचना और दुष्प्रचार सबसे बड़ा जोखिम है। वहीं वैश्विक स्तर पर देखें तो अगले 10 वर्षों में सबसे बड़ा जोखिम क्या है? मौसम में चरम परिवर्तन, और भारत में भी ये सबसे बड़ा जोखिम बन सकता है। ठीक है, मौसम में चरम परिवर्तन। तो इस तरह से हम लोगों ने ये आला सेक्शन कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं हम लोग वैश्विक सूचकांक में। तो वर्ल्ड बेस्ट कंपनी ऑफ 2024 टाइम मैगजीन ने इसको लॉन्च किया है। सबसे टॉप पे एप्पल है, फिर एक्सेंचर है, फिर माइक्रोसॉफ्ट है। ठीक है, टॉप 5 में भारतीय कंपनियां HCL है, फिर इन्फोसिस है, फिर विप्रो है। ठीक, ये बातें हैं। रिलायंस और अडानी ग्रुप बहुत नीचे है। हुरून इंडिया रिच लिस्ट, तो हुरून इंडिया द्वारा हुरून इंडिया रिच लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें बताया गया कि अडानी ग्रुप के जो चेयरमैन हैं वो गौतम अडानी, वो मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए टॉप स्थान हासिल किए हैं। ठीक है, और सेल्फ मेड सर्वाधिक अमीर भारतीय महिला कौन है? जोहो की राधा बेम्बू हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे कम उम्र के जो अरबपति हैं जेप्टो के संस्थापक हैं कैवल्य वोहरा हैं। सबसे कम उम्र के जो इसमें हुरून इंडिया रिच लिस्ट में जगह बनाए हैं। विश्व के सबसे अमीर शहर हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जो है ये सूची जारी की गई विश्व के सबसे अमीर शहर में। तो न्यूयॉर्क जो है सर्वाधिक अमीर है। दूसरे स्थान पे कैलिफोर्निया है। तीसरे स्थान पे जो है आपका टोक्यो है। मुंबई 24वें और नई दिल्ली 37वें में है। विश्व के अरबपतियों की सूची जो है वो जारी की गई फोर्ब्स के द्वारा। इसमें बर्नार्ड अर्नाट परिवार वो आपका टॉप पे है। एलन मस्क सेकंड पे, जोस बेसप जो है आपका थर्ड पे हैं। हमारे यहाँ से मुकेश अंबानी 9th रैंक पे थे।
ठीक है। टोटल जो अरबपति हैं वो 200 हैं। सर्वाधिक अरबपति जो है भारत के वो हैं रिलायंस के इंडस्ट्रीज़ के अध्यक्ष मुकेश अंबानी हैं, ठीक है। अच्छा, महिला भारतीय जो अरबपति हैं सावित्री जिंदल हैं, ये ध्यान देना आपको, जो भारत की हैं। स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स मिला है। वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड की घोषणा कहाँ की गई? जर्मनी में की गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें कि जो दोहा का कतर का हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है टॉप पे रहा, सबसे बेस्ट हवाई अड्डा घोषित किया गया इसको। सिंगापुर का चांगी सेकंड पे और इयोचोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ पे दक्षिण कोरिया का थर्ड पे रहा। जो भारत के नई दिल्ली का हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट IGI, उसको 36 रैंक मिली है। और बेंगलुरु का कैंप गेडा जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसको मिला है 59 रैंक, ठीक है। अब आता है भारतीय हवाई अड्डों को जो स्काईट्रैक्स का अवार्ड मिला है, उसमें इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है, बेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया और एशिया। कैंप गोड़ा जो है वो क्लीनेस्ट एयरपोर्ट मिला है। तो क्लीनेस्ट एयरपोर्ट पे सवाल पूछा हुआ है कई बार, कभी पूछ देता है कि कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वाला एयरपोर्ट है, इस तरह से सवाल पूछा हुआ है, सौर ऊर्जा संचालित एयरपोर्ट। तो ध्यान देना है कि क्लीनेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया साउथ एशिया कौन है? कैंप गोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? बेंगलुरु में है, ठीक है। बेस्ट एयरपोर्ट इन स्टाफ सर्विस में कौन सा है? तो हैदराबाद का आपका राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स किसने लॉन्च किया? द हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स लॉन्च किया गया। तो ध्यान देना है, सर्वाधिक जो टॉप सबसे अधिक जो जहाँ पे यूनिकॉर्न होते हैं, तो विश्व के सर्वाधिक यूनिकॉर्न का अगर टोटल वैल्यू देखें तो $5 ट्रिलियन है, ठीक है। और यूनिकॉर्न होते क्या है? जो कि 2000 के दशक में स्थापित हुए हों, इसी दशक में सन 2000 के दशक के बाद में स्थापित हुए हों, और उनकी जो वर्थ हो $1 मिलियन हो और वो पब्लिक एक्सचेंज पे जो है सूचीबद्ध नहीं हो। और टॉप 5 देश कौन से? USA, जहाँ पे 703 जो है यूनिकॉर्न है। सेकंड पे चाइना है 340 और भारत में 67 यूनिकॉर्न हैं, ठीक है। तो ध्यान देना है, शीर्ष टॉप जो यूनिकॉर्न है बाइट डाउन से चाइना का, SpaceX USA का है, OpenAI USA का है, ये ध्यान देना आपको। अब हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट जारी की गई है दुनिया के जो अरबपति हैं उनका। तो टॉप जो 5 अरबपति उसमें एलन मस्क हैं, जेफ बेजोस हैं, बर्नार्ड अर्नल्ड हैं, मार्क जुकरबर्ग हैं और लॉरी एंसन हैं, सभी USA के हैं, ठीक है। अरबपतियों की संख्या सबसे अधिक कहाँ पे है? चाइना में है, सबसे टॉप पे। इसके बाद USA, उसके बाद भारत है। भारत विश्व में तीसरे स्थान पे है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है आपको। मानव विकास रिपोर्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है बात कर रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 जारी की गई UNDP के द्वारा। रिपोर्ट का नाम क्या है? ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, री इमेजिंग कॉपरेशन इन पोलराइज वर्ल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, री इमेजिंग कॉपरेशन इन पोलराइज वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे 3 संकेतकों का जो है यहाँ पे शामिल करके इसका आकलन होता है। जीवन प्रत्याशा सूचकांक होता है, शिक्षा सूचकांक और आय सूचकांक। 3 सूचकांकों का इस्तेमाल करके इसको हम लोग गिनते हैं। तो मानव विकास सूचकांक के 193 देशों में 4 वर्गों में इनको विभाजित किया गया। तो सबसे अधिक देखें तो स्विट्जरलैंड जो है शीर्ष स्थान पे है, ठीक है। सबसे स्विट्जरलैंड टॉप पे है, नॉर्वे सेकंड पे, आइसलैंड थर्ड पे है। सबसे दयनीय स्थिति किसकी है? तो सोमालिया की है, ठीक है, सोमालिया की है। इसके बाद ही आपको देखो तो यहाँ पे देखो इस वर्ष भारत भी जो है वो HDI में क्या है? 134वें स्थान पे है। क्या रैंकिंग है? 134वें स्थान पे रैंकिंग है, ठीक है। ये बातें यहाँ पे की गई हैं। तो HDR की जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की जो अवधारणा है वो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारतीय जो मूल के शास्त्री थे अमर्त्य सेन, इन्होंने विकसित किया था। 2014 में जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स भी प्रकाशित किया गया इसके साथ साथ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अभी आप देखो तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी जारी किया जाता है, तो याद रखना आपको। UNDP के सहयोग से जो है ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। 3 आयाम है इसके, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कुछ चीज़ों को, जैसे कि जो लैंगिक असमानता की बात हो रही है, तो लैंगिक असमानता का देशों में सर्वोच्च स्थान किसका है? डेनमार्क का है। भारत की रैंकिंग कितनी है? 108 है लैंगिक समानता सूचकांक में, ठीक है। और ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है उसमें 134वीं है। तो भारत की रैंकिंग को दोनों को ध्यान देना है आपको, ठीक। अब आता है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023। तो 1 मार्च 2023 को 24 को ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के स्थापना दिवस पे स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2023 लॉन्च किया गया, ठीक है। कौन कौन लॉन्च किया गया है? तो किसने लॉन्च किया है? तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा, अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंसी इकोनॉमी, इन दोनों के कॉपरेशन से लाया गया है।
इसका मतलब ये इसका उद्देश्य क्या है, तो राज्य स्तरीय जो एनर्जी एफिशिएंसी है उसकी पॉलिसीज़ को, उसके प्रोग्राम्स को, उसके इन्वेस्टमेंट संबंधी जो कमियां हैं उसकी पहचान करके उसका सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये बातें हैं। इसमें चार प्रकार के इसमें कैटेगराइजेशन किया गया, फ्रंट रनर, अचीवर, कंटेडर और एस्पिरेंट्स की बात करके। कर्नाटक जो है वो एनर्जी एफिशिएंसी में टॉप स्थान हासिल किया है। कर्नाटक एनर्जी एफिशिएंसी अच्छे से सिक्योर किया। दूसरा स्टेट जो है वो आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आंध्र प्रदेश है। समूह 1 जो बताया गया है, समूह 1 में जैसे समूह 1 क्या है, फ्रंट रनर की बात करता है। टॉप जो है वो कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा, चौथा नंबर पे यूपी है। तो यूपी यहाँ पे आ रहा है हमारा चौथा नंबर पे, बहुत अच्छा बात है यहाँ पे। समूह 2 में आप देखें तो आंध्र प्रदेश है, समूह 3 में आसाम है और उसके बाद 4 में आपका चंडीगढ़ है। तो ये ध्यान देना, यूपी हमारा टॉप पे आ रहा है, टॉप पहले वाले अचीवर्स में ही आ रहा है। ग्लोबल 500, तो ब्रांड फाइनेंस द्वारा ग्लोबल 500 रिपोर्ट जारी की गई। एप्पल सबसे मूल्यवान ब्रांड बना रहा है। आपको पता होगा 2022 के पेपर में ब्रांड पे सवाल पूछा गया है, ब्रांड पे कि सबसे निम्न में से कौन सबसे मूल्यवान ब्रांड है। टीसीएस वगैरह का बात उसमें दिया था ऑप्शंस में, पर आपको ध्यान देना ब्रांड जब पूछा गया तो थीम है वो पूछा जा रहा है। तो ग्लोबल ब्रांड जो ब्रांड फाइनेंस द्वारा ग्लोबल 500 रिपोर्ट जारी किया गया, इसमें एप्पल टॉप पे रहा, माइक्रोसॉफ्ट सेकंड पे रहा, गूगल थर्ड पे रहा। ठीक है, ब्रांड फाइनेंस आईटी सर्विसेज द्वारा एक्सेंचर जो है विश्व का सबसे मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड है। सबसे मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड कौन सा है, एक्सेंचर है। ठीक है, टीसीएस दूसरा, टीसीएस पे ही सवाल पूछा गया था। ठीक है, उस वाले जो आईटी ब्रांड का था सवाल, तो कौन सा इस साल है, तो इस बार जो है वो एक्सेंचर है, वो टीसीएस दूसरा है। ठीक, और सबसे जो 5 वर्षों में सर्वाधिक वृद्धि किस ब्रांड की हुई, तो आईटी सेवा प्रोडक्ट जो है ब्रांड है वो है आपका इन्फोसिस। ठीक, ये बातें हैं और बाकी चीज़ें उसमें इग्नोर कर दो आप, ग्लोबेंट वगैरह को, एचसीएल वगैरह को छोड़ दो, इतना नहीं पूछेगा। आता है विश्व की 100 सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाएं, फोर्ब्स की रिपोर्ट है। तो इसमें बताया गया है कि वर्ल्ड की जो 100 मोस्ट पावरफुल जो है उसकी सूची दी जाएगी। इसमें टेलर स्विफ्ट जो है सबसे युवा शक्तिशाली महिला है। सबसे युवा शक्तिशाली महिला कौन है, टेलर स्विफ्ट है, यूएसए की। लेकिन जो आपको ध्यान देना है, सब वहीं यूएसए की जो सबसे शक्तिशाली महिला कौन सी हैं, तो यूएसए की नहीं पूरे विश्व की, तो जूडी फाकनर उम्रदराज हैं, सबसे उम्रदराज हैं यूएसए की। ठीक है, तो जो सूची में टॉप में 3 महिलाएं शामिल की गई हैं, उसमें उर्सुला वांडोर लियोन है जर्मनी की, क्रिस्टिन लेगार्डे हैं फ्रांस की, कैमला हैरिस है यूएसए की। 4 महिलाओं ने भारत की भी सूची बनाई, इसमें जगह बनाई है, जिसमें कि आपका आता है निर्मला सीतारमण है, रोशनी नाडर मल्होत्रा 60वें स्थान पे, सोमा मंडल जो है 70वें स्थान पे और किरण मजमूदार शाह जो है वो 76वें स्थान पे हैं। और जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है वो 32वें स्थान पे हैं। सवाल इसमें आपको पूछा जा सकता है कि फोर्ब्स द्वारा सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में आपको बताना है, तो सबसे टॉप पे जो है वो कौन से हैं, तो आपको ध्यान देना उर्सुला वांडोर लियोन पूछेगा। ठीक है, उर्सुला वांडोर लियोन जो है शायद यूवी की अध्यक्ष भी है, ईयू की। ठीक है, क्रिस्टीना लेगार्डे फ्रांस की हैं और कमला हैरिस जो है वो आपका यूएसए की हैं। लेकिन सबसे युवा कौन है, टेलर स्विफ्ट। सबसे उम्रदराज कौन है, जूडी फाकनर। भारत से कौन है, निर्मला सीतारमण 32वें स्थान, रोशनी नाडर 60वें, सुभा मंडल और किरण मजमूदार शाह। ये फोर्ब्स की रिपोर्ट है, थोड़ा सा अच्छा से उसको ध्यान देना। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा इकोनॉमिक्स 2 घंटे की क्लास में हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट इकोनॉमिक्स हम लोगों ने पूरा कंप्लीट किया है। इसमें मैंने आपको वैल्यू एडिशन कराया है। मैं थोड़ा तेज़ पढ़ाया हूँ, कारण क्या है, तेज़ पढ़ाया नहीं हूँ बल्कि मैंने वीडियोज़ को थोड़ा फास्ट किया, वरना 2.5 घंटे की ये वीडियो होती है अपलोड करने में तो दिक्कत होता। और इस तरह हमने आपको पूरा इकोनॉमिक्स कंप्लीट करा दिया। डेटा ज़्यादा है, वीडियोज़ को 1 से 2 बार आप ज़रूर देखना, या फिर आप नोट्स को मैं प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम के लिंक पर, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना आप। वहाँ पे नोट्स को 2-3 बार पढ़ना, जिसमें हैंड रिटन नोट्स भी हैं। और आपको मैंने विज़न के मैगज़ीन से पढ़ाया है ना, जो बजट का डॉक्यूमेंट था विज़न का, तो विज़न के डॉक्यूमेंट्स को देखने के लिए आपको जो है ये आपको यहीं से देखना पड़ेगा वीडियो से, क्योंकि अगर विज़न का डॉक्यूमेंट मैं शेयर करूँगा तो कॉपीराइट आएगा टेलीग्राम पे। तो इसलिए मैं इसको आपको वीडियो को रिकमेंड करूँगा, वीडियो को ही बार बार आप देखना। इकोनॉमिक्स का टोटल जो डेटा है, जो इंपॉर्टेंट है, जो फैक्ट्स हैं, कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करने से आप उसको सही कर जाओगे। और मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया है, फैक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। तो उम्मीद है अभी इस जब यूपीपीसीएस का पेपर हो, बीपीएससी का हो या आरओआरओ का हो, डेटा वाले सवाल से, बजट से, इकोनॉमिक सर्वे से कुछ भी गलत नहीं होगा आपका। ठीक है, तो सपोर्ट बनाए रखिएगा, अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा प्लीज़। ठीक है, धन्यवाद।